चलिए बाबू, तो हम देख रहे थे बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। और जैव विविधता में बहुत सारा चीज हमने समझने का प्रयास किया। उसमें से हमने समझा बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, और बायोडायवर्सिटी क्या होता है ना। और साथ ही हम समझ रहे थे कि बायोडायवर्सिटी को कैसे कैसे बचाया बाबू जाता है। और खास करके हमने फोकस किया बाबू दो जानवर को इंडिया में बचाने पर। एक के बाबू बाघ पर और एक हाथी को। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। आप प्रोजेक्ट लिखे बाबू, है ना। अब देखिए कुछ और जीवों को बचाना जरूरी होता है। अब देखिए अगर हम बाघ को बचाएंगे तो खाली बाघ को बचाएंगे कि बाघ के भोजन को भी बचाएंगे, मतलब शाकाहारी जानवर को भी क्या करेंगे, वो हम बचाने का प्रयास करेंगे। अब देखना क्या इसके अलावा हमारे यहाँ क्या और भी जीव जंतु होते हैं जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके हम बात करते हैं गिद्ध, किसकी बात करते हैं बाबू, गिद्ध की बात करते हैं। इसमें थोड़ा इंक डालिएगा बाबू, चल नहीं रहा है तो। गिद्ध को बोलते हैं भलचर, क्या बोलते हैं, भलचर। भलचर को बोलते हैं गिद्ध, क्या बोलते हैं बाबू, गिद्ध। अब देखिए यह इसको मतलब इसका उपनाम क्या है, पर्यावरण का सफाई करता, क्या वो पर्यावरण का सफाई करता, है ना। पर्यावरण का सफाई करता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करता है कि पर्यावरण में जो बाबू क्या है कचरा भर गया है उसको क्या करता है, दूर करता है। देखिए कि आप लोग पता नहीं आप लोग के समय में आता है कि नहीं, जैसे हम लोग जब छोटा बच्चा था ना, तो हमारे गांव में कोई जानवर मर गया, तो जानवर को बेसिकली क्या है गांव के लोग कुछ ले जाते थे और उसको कहीं बाहर फेंक देते थे, गाड़ते नहीं थे, फेंक देते थे। उसके बाद गिद्ध आता था, है ना, गिद्ध खाना खाता था उसको, समझ। मतलब गिद्ध दूर से आता था और वह उसको खा करके फिर चला जाता था। तो बोलिए अगर बाबू क्या जानवर मर गया है, कोई जीव मर गया है, अगर वो बाहर रहेगा, बाहर आता है, तो नहीं लगता कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, वहां कई तरह की बीमारी भी पैदा हो सकता है। लेकिन वो आया खा गया था, पर्यावरण को साफ कर दिया, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं पर्यावरण का सफाई करता, मतलब पर्यावरण में गिद्ध की बहुत बड़ा भूमिका है। साथ ही क्या बाबू, कुछ धर्म में क्या होता है कि गिद्ध को क्या किया जाता है, भोजन, मतलब अगर आदमी मर जाता है ना, हिंदू धर्म में क्या जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में गाड़ दिया जाता है, ईसाई धर्म में भी गाड़ दिया जाता है ना। जबकि बाबू पारसी धर्म, क्या वो पारसी धर्म, पारसी धर्म में क्या होता है कि गिद्ध को बाबू भोजन करने के लिए शरीर को छोड़ दिया जाता है। अलग अलग धर्म में क्या है वो शरीर संबंध अलग अलग माना जाता है। पारसी धर्म में यह माना जाता है कि जीते जी अगर हम किसी के काम नहीं आ पाए तो कम से कम मरे हुए किसी को काम आ जाए। मतलब जिंदा में अगर काम नहीं आए तो क्या मरने के बाद बाबू हम काम में आ जाए। इस सोच रहा है कहाँ से भाग गया नहीं बाबू। देखिए चलिए, मतलब क्या बोले बाबू कि उसमें क्या होता है कि आप मर गए तो एक एरिया है, देखिए हिंदू धर्म के लाश जलाया जाता है समान तौर पर नदी के घाट में पर जहाँ पानी का सोर्स हो, क्योंकि पानी में दफनाया भी जाता है, मतलब पानी में उसको होता है ना, जो मर जाने के बाद जो बचता है अवशेष को। और उस तरह से बाबू क्या है कि मुस्लिम धर्म कहीं गाड़ दिया जाता है, ठीक ना। अब बात करते हो क्या है, तो जो मुस्लिम धर्म में जो गाड़ा जाता है उसको बोलते हैं कब्रगाह। मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं, कब्रगाह। हिंदू धर्म में क्या होता है, शमशान घाट होता है। यहाँ पर बोलते हैं साइलेंट टावर, क्या बोलते हैं, साइलेंट टावर। मतलब वहां पर एक पारसी धर्म का भी कोई एरिया होगा जहां पर लाश को बिक दिया, आप मर गए जाकर वहां बिक दिया जाएगा, है ना। वो गिद्ध वगैरह रहेगा उसको क्या करेगा, खाएगा, है ना। तो पारसी धर्म में किया जाता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, उनके मान्यता को क्या कर रहा है, सही कर रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि पारसी धर्म में जब लाश को फेंकने की परंपरा है, अगर गिद्ध नहीं रहेगा तो महत्व नहीं करेगा बाबू, क्या होगा, महकेगा। मतलब बोल सकते हैं गिद्ध पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन समय के साथ गिद्ध की संख्या घट रहा है। तो घटने के पीछे कारण है, ये घटने के पीछे कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या बाबू, एक है डाइक्लोफेनेक दवा, क्या वो डाइक्लोफेनेक दवा, दवाई। एक है मलेक्सिको, क्या वो मलेक्सिको, समझाते हैं बाबू क्या है। जैसे हमारे देखिए गिद्ध खाता क्या है, मरा हुआ जानवर सामान तौर पर। अगर हमारे यहाँ जानवर मर जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, उसको आगे खाएगा। अब हो क्या रहा ना कि हमारे जो जानवर जो बीमार वगैरह पड़ता है तो उसको बाबू दवाई दिया जाता है। उस दवाई में क्या होता है, डाइक्लोफेनेक दवाई होता है ना। मान लो कि बुखार हो गया है, तबीयत खराब हो गया, तो जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जो दवाई देते हैं, उसमें क्या होता है, डाइक्लोफेनेक दवाई होता है। और डाइक्लोफेनेक दवाई करता है क्या है कि गिद्ध के किडनी में जब पहुंचता है तो किडनी को फेल कर देता है, किडनी को सही से काम करने नहीं देता है। जब किडनी फेल हो गया तो आदमी जी पाएगा। किडनी का काम क्या होता है बाबू, सब कचरा को छानना, फिल्ट्रेशन करता है, क्या करता है, फिल्ट्रेशन। जितना कचरा फिल्टर करेगा बाबू और निकाल के बाहर देगा।
अब कचरा बाबू बाहर दिखबे नहीं करेगा। अगर आदमी पेशाब न करे बाबू तो मर ही नहीं जाएगा बाबू। आदमी लेटरिन न करे तो आदमी मर ही नहीं जाएगा। देखते हैं कि आदमी जब तक गैस नहीं छोड़ता है तो देखते हैं बोलता है कि बड़ा दम यहाँ से किसी को लग रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो समझिए बाबू क्या है कि अगर बाबू उतना कचरा जाता है, अगर सब रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? समझिए क्या होता है कि डाइक्लोफेनेक दवाई दिया जाता है और दवाई क्या करता है, उसके किडनी को खराब करता है और क्या गिर होता है, मर जाता है। हालांकि डाइक्लोफेनेक दवाई को बैन कर दिया गया है कि डाइक्लोफेनेक दवाई जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन चूंकि सस्ता पड़ता है तो लोग इस्तेमाल करता है। उसके जगह पर बोला गया है कि मलेक्सिकोम दवाई का इस्तेमाल करना है। कौन बाबू? मलेक्सिकोम दवाई का इस्तेमाल करना है। यह थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन गिद्ध के लिए क्या है, सेफ है। तो कौन बैन है? डाइक्लोफेनेक बैन है और मलेक्सिकोम बैन है नहीं। कौन गिद्ध के लिए हानिकारक है? ये हानिकारक नहीं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल धड़ाधड़ से होता है। हमारे यहाँ दारू बंद है बिहार में, है ना जी? लेकिन दारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? ये तो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि तनी इन लोग को भी पिलाइए, तो हमको लगा कि दारू पिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चाय पिलाने की बात बोल रहे हैं। अब देखिए क्या है, गिद्ध को बचाना जरूरी है। गिद्ध को बचाना जरूरी है। फूड चेन में प्रत्येक जीव का अपना इंपॉर्टेंस, अगर चला गया तो बाबू क्या हो जाएगा, फूड चेन कोलैप्स कर जाएगा, पर्यावरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब गिद्ध को बचाने के लिए बनाया गया है गिद्ध बाबू सेफ्टी जोन। क्या वो? भल्चर सेफ्टी जोन, गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र, गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया। गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र, इसमें क्या है, कोई क्षेत्र है, इसको घोषित किया क्या बाबू, आपका गिद्ध सुरक्षा जोन है। इसमें बाबू क्या है, कोई भी बाबू ऐसा दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसको बाबू खाने के बाद क्या है, गिद्ध मर जाए। मतलब अगर किसी का वहां समझिए जहानाबाद डिक्लेयर किया गया है पूरा स्टेशन एरिया को क्या क्या गिद्ध सेफ्टी जोन है। तो इस जोन में क्या किया जाएगा कि आप यहाँ जो भी आदमी रहते हैं, जानवर पालेगा, तो कोई भी ऐसा दवाई का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे क्या हो, गिद्ध को हानि हो जाए। और साथ ही क्या है कि आपका अगर जानवर मर जाता है तो फॉरेस्ट ऑफिसर या बोर्ड ऑफिसर जाएगा जांच करने, डॉक्टर वगैरह, है ना? अगर गिद्ध में क्या बाबू, मतलब आपका जो जानवर है, जानवर में कोई खराब चीज नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है, तो क्या करेगा कि बदले में आपको क्या करेगा, पैसा भी दे देगा। क्या करेगा? पैसा भी 2000 5000 क्या करेगा, पैसा दे देगा। समझ में गया ना? और उसके बाद उसको लेकर चलाएगा जानवर को आगे, तो क्या करेगा, दे देगा। समझ में गया ना? तो उसको बोलते हैं बाबू वल्चर सेफ्टी जोन। ऐसा कई सारा हमारे यहाँ जोन को डिक्लेयर किया गया है और इसके बाद देखा गया गिद्ध की संख्या धीरे धीरे करके बाबू बढ़ रहा है। मतलब बोल सकते हैं रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव बाबू है। ठीक है ना? तो यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि गिद्ध को क्या कहते हैं, पर्यावरण का सफाई करता है, स्कैवेंजर ऑफ इन्वायरमेंट। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, सफाई करता है ना? और बाबू क्या होता है, डाइक्लोफेनेक दवाई हानिकारक होता है और मेलेक्सिकोम क्या है, सही है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो गिद्ध की संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है बाबू, बढ़ा। जटायु गिद्ध के नाम तो सुनोगे। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार रामायण में क्या है कि जब सीता जी के हरण करके ले जाया जाता है ना जी, तो जटायु क्या करता है, बचाने का प्रयास करता है। एक जटायु के एक और भाई का नाम क्या था जी, समुद्र किनारे जो मिलता है, ध्यान नहीं हमको आ रहा है। जटायु जानते हो बाबू, जब जवान था ना तो बड़ा इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो एग्जाम निकाल लिया ना तो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस आता है, यूपीएससी निकाल लेंगे। आओ फिर मिल लो, वो न निकल लो, जो था वो चला गया और वो चला गया। कैसी कि जटायु को क्या कॉन्फिडेंस आ गया था, वो बोला कि हम सूर्य के पास पहुंच जाएंगे, उसका है ना। जब जाने लगा पूरा बाबू जलने लगा, तो उसका बड़ा भाई क्या होता है, छोटा भाई बोला कि बेटा, बेटा ना बोला, भाई बोला है ना, कि भाई दोनों बर्बाद हो जाए, इससे अच्छा क्या कि तू कम से कम बजाओ, पंख फैला लिया, है ना जी। तो ये क्या हो गया, बच गया कौन, जटायु। और वो जल गया, जल गिर गया, समुद्र किनारे गिर गया, यहाँ पर गिर गया, इस एरिया में। तो जब यही क्या होता है, हनुमान जी का सेना बाबू जब खोज करने जाता है तो यहाँ पर वो मिलते हैं। पता ना नाम क्या था, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। संपाति, अच्छा संपाति था, क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। हालांकि जानते हैं, आजकल जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति में पूछता है सब क्वेश्चन, है ना? एग्जाम में तो नहीं पूछता है ना? चलिए, गीत को समझ में आ गया। अब देखिए बाबू एक और चीज कुछ समझाते हैं, कुछ कुछ और इन्वायरमेंट का टर्म हम समझाते हैं। एक क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, देखिए समझाने के लिए बाबू सिंपल सी बात करते हैं। एक के बाद कौन आ रहा है, हमारे बाद कौन आएगा, उत्तराधिकार बोलते हैं। क्या बोलते, उत्तराधिकार। हमारे बाद हम किसी के बाद आए होंगे, पापा के जगह हम लिए होंगे, हमारे बाद हमारे बेटा आएगा, ओकर बाद होकर बेटा, ओकर बाद होकर बेटा, ये उत्तराधिकार हो रहा है। अब देखिए क्या है, इन्वायरमेंट की भाषा में समझना क्या है, कोई जमीन है, कोई भी क्या है, जमीन है एकदम बंजर,
पता ना कि धरती जब शुरुआत होता पहले कि आग का गोला था, समय के साथ क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जीव आया होगा उसको आने में बड़ी समय लगा होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आप लोग हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए जहानाबाद आप सबको जानते हो, बगल में डीएम आवास है। आज से बाबू 30 साल पहले डीएम आवास के अगल बगल कोई दुकान खोलना नहीं चाहता था, कोई रात के जाना नहीं चाहता था, है ना, कोई अपना घर बनाना चाहता होगा, नहीं। तो जो पहला बार बनाया होगा उसको बड़ी बाबू मेहनत करना पड़ा होगा, है ना। पहले तो दिमागी मेहनत करना होगा, दिमाग के रूप से मजबूत हुआ होगा, फिर गया होगा, ईटा ले जाने की समस्या है, रास्ता नहीं है, तो ये नहीं है, बहुत तरह की समस्या है। तो पहला बार जो वहां जाएगा वो बड़ी लेट से जाएगा। अब वो घर बना लिया, अब देखा था कि कॉन्फिडेंस आ गया, तो सरकार और जल्दी बनाएगा। अब देखते देखते क्या हम बता रहे हैं कि आज से 3 साल पहले बाबू, अब वहां जाके देखोगे वो एरिया में देखना बहुत अंतर हो गया। मतलब 3 साल 4 साल के अंदर में पूरा क्या हो गया, मकान बाबू बन गया। तो क्या हो रहा है कि पहला बार तो आया बड़ी देर से, लेकिन बाद में क्या आया, बहुत ही तेजी आया। तो पर्यावरण की भाषा में क्या है, कोई एरिया है तो यहाँ पर बाबू क्या उसका कंडीशन नहीं होता है कोई जीव जंतु सर्वाइव कर सके। तो पहला बार कोई जीव जंतु आया होगा वो बहुत स्लो रेट से आएगा, बहुत बाद में आया होगा, है ना। और उसके बाद वो मरा उड़ा होगा, उसके बाद दूसरा आया होगा, वो मरा होगा, दूसरा आया होगा। तो जो बाद में आ रहा है ना उसके लिए तो माहौल पहले ही बनल है। जो जीव जंतु है, पेड़ पौधा वो मर गया, है ना, तो खाद्य काम करेगा, तो जमीन भी पहले से क्या हो गया, उपजाऊ हो गया। तो समझिए क्या, जो पहला बार जो आया उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं, सक्सेशन। आज दूसरा बार ऐसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। या सिंपल भाषा में बोल देंगे बाबू क्या है, पहले आया तो प्राइमरी हो गया, बाद वाला सब क्या गया, सेकेंडरी। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब देखिए जो पहला बार यहाँ पर जीव जंतु वगैरह आएगा उससे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कम्युनिटी, प्राइमरी कम्युनिटी बाबू। और जब बाबू लास्ट में आएगा उसको क्लाइमेक्स। क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब बीच में जो बच जाएगा उसको बोलेंगे सीरियल। क्या बोलेंगे, सीरियल कम्युनिटी। क्वेश्चन क्या क्या आएगा आपको बताते हैं। क्वेश्चन पहले आएगा कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है। सक्सेशन क्या है, वनस्पति को उगने का एक तरीका है। कोई एरिया में क्या है, वनस्पति को आने का क्या है, वनस्पति जीव उगाने का तरीका है। फिर बाबू क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन तो इससे होता है कि सेकेंडरी सक्सेशन। तो क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन तो होता है। प्राइमरी इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ जमीन डेवलप नहीं है, यहाँ परिस्थिति डेवलप नहीं है, तो ये बहुत ही लेट से आएगा। अब बाद में क्या होगा, वहां जमीन भी मिल गया, उपजाऊ जमीन हो गया, उस तरह परिस्थिति भी बन गया, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, तेज होगा। ये दोनों में कौन तेज होगा, ये, क्योंकि वेल डेवलप एरिया में पैदा होता है, वेल डेवलप एरिया में पैदा होता है। और जो बीच का जो कम्युनिटी है उसे क्या बोलते हैं, सीरियल। क्या बोलते हैं, सीरियल। पहला बार आएगा तो प्राइमरी कम्युनिटी, और लास्ट में आएगा तो क्लाइमेक्स। क्या बोलते हैं, लास्ट क्लाइमेक्स। और जो बीच का हो उसे क्या बोलेंगे, सीरियल कम्युनिटी। मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों सेक्शन में कौन तेज होता है, कौन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तेज होता है। हो गया ना, चलिए। अब देखिए यही क्वेश्चन याद रखिए, ऐसे और भी होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, समझ ऐसा पूछना नहीं है, फालतू छोड़ दीजिए। जो नहीं पूछता, देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ हमको कोर्स भी खत्म करना है, तो जो पूछेगा वही बताएंगे बाबू। अब एक और चीज बाबू, जैसे हम बात करते हैं वनस्पति आने का, अब आते थे जीव जंतु आने का। सबसे पहले धरती पर कौन है, और बताते हैं। इस सेम कंसेप्ट से अलग अलग जीव का नाम देगा। अब यूपीएससी की बात करते हैं, कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक एग्जाम हुआ है 6-7 बार पूछा गया है। और एक कंसेप्ट से 6-7 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि वहां जो जीव जंतु का नाम देगा ना, बड़ा टेंस टाइप का देता है, आपको पता नहीं चले कुछ चीज है, लेकिन यहाँ वो उस तरह का टेंस नहीं देगा। उसकी दुनिया में सबसे पहले अपने तरीका बताता है, याद कीजिएगा, FAR, ऐसे जानते हैं, एक होता है, एक होता है इकोनॉमिक्स में क्या होता है, FRBM एक्ट होता है, ठीक है ना, इसको भूल जाइए। आप इसको फार बीएम, फार बीएम, कौन फार, मारो फारो बेचे ना जी, तो फारो में क्या फार लिख लीजिए, फार। आप PMW क्या हो, बीएमडब्ल्यू, मारो फारो बेचे, पढ़ेगा नौकरी होगा तो फिर BMW लिया जाएगा, है ना। तो फार हो गया, फार बीएम। तो देखिए एफ हो गया फिश, एफ से क्या हो गया, फिश। ए हो गया एम्फीबियन, एम्फीबियन। आर से हो गया रेप्टाइल, क्या हो गया, रेप्टाइल। अब बी से हो गया बर्ड, एम से हो गया मैमल। समझा देते हैं बाबू। फिश मतलब मछली, क्या हो गया,
आया हो गया उभयचर, उभयचर। और रेप्टाइल हो गया रेंगने वाला, क्या वो रेंगने वाला। अब बर्ड क्या हो गया, अब मैमल क्या होगा, स्तनधारी, स्तनधारी। देखिए, ये दुनिया में सबसे पहले मछली आया होगा, यह पानी में रहने वाला जीव है हमारा। याद क्या करना है कि दुनिया में सबसे पहले कौन है, पानी में रहने वाला। मछली कहाँ रहता है, और उसके बाद आया वो दोनों जगह रहने वाला, पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। और उसके बाद रेंगने वाला, क्या वो रेंगने वाला है ना। और उसके बाद उड़ने वाला, क्या है, उड़ने वाला। और उसके बाद सब कंट्रोल करने वाला क्या क्या है, हमेशा। अब समझाते हैं सिंपल भाषा। देखिए, सबसे पहले क्या बना कि जीव का उत्पत्ति कहाँ हुआ, पानी से। क्वेश्चन पूछेगा जीव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, पानी। कोई जीव पानी में आ गया, तब बाबू रोज दाल भात चोखा खा रहे हैं, अगल बगल घूमते हैं, देखते हैं कोई भाई गुलाब जामुन भी खाता है, कोई मुर्गा भी खाता है, तो आपको भी मन करेगा कि देखते हैं कैसा लगता होगा, चेक करके देख लेते हैं, है ना। तो पानी में रहा है, पानी में से क्या हुआ कि बहरी निकल के देखा है, आया बहरी से पनिया में से ऐसे, एक में भागे, बाप रे बाप कुछ तो है, अरे भागे ना जी। अचानक से नया जगह पे जाए तो भाग ना जाएगा जी। तो समझिए क्या, पानी में रहने वाला जीव को जलीय जीव बोलते हैं, और जमीन पर रहने वाला जीव को स्थलीय जीव। समझ गया, पानी में रहने वाला पानीय जीव, जलीय जीव, और जमीन पर स्थलीय हो गया। और दोनों पर आता है, उभयचर बोलते हैं। उभयचर क्या होते हैं, एम्फीबियन दोनों जगह रहता है। बेंग के नाम जानते हो, मेढक। एक गाना आया था बेंग मौसा वाला, आप लोग ना सुने हैं, सुनाने पड़ेगा। चलिए छोड़ देते हैं तो। अरे वो क्या था कि सैटरडे को हम लोग स्कूल में गाना गवाया जाता, गाना गवाया जाता था। तो एक लड़का गाना गा रहा, लड़का या लड़की थी, ठीक है ना, कि बाबा गिलन बर खोजे, है ना जी, मिल गए बेंगवा हो रामा। सुनो ना, बाबा गिलन बर खोजे, अब मिल गए बेंगवा, ऐसे करके कुछ है बाबू ना। मतलब कहने का मतलब कि बाबा बर खोजने गए कि बढ़िया लड़का मिलेगा, वहां मिल गया बेंग, मतलब किस्मत फूटल था। समझ गए ना, चलिए, हाँ नहीं सुने हैं, सुनिए ना, घर मम्मी से पूछेगा, पक्का बता देंगे, यहाँ पर आइए। सबसे पहले कहा आया, जल में। वो आके फिर बहरी देखा, फिर भाग गया। तो पहले जल में, उसके बाद दोनों जगह रहने वाला, और उसके बाद दोबारा जब आया ना, तनी आओ वैसे चला, क्या तनी चल के देखते हैं, पहला तो देखते ना, और दोबारा चलेगा। तो चलते तो लौटाए का मन करेगा जी, तो हम लौटाने लगा, क्या लौटा गया। तो लौटाए वाला कौन गया, रेप्टाइल। रेप्टाइल रेंगने वाला, क्या हो, रेंगने वाला। पहले पानी में सूख रहा, तनी मैंने है ना, उसके बाद क्या किया, लौटाए लगा, लौटा के लौटाए हुआ कर रहा, चल भी रहा। ऊपर देखा कर उबरा कुछ है, तो ऐसे ऐसे किया है, देखिए, है ना। तब क्या हो गया, पक्षी। अब पक्षी हो रहा, अब सब कंट्रोल कौन किया, आदमी। कौन किया, आदमी। तो आदमी क्या हुआ, स्तनधारी। स्तनधारी जीव ऐसा जीव होता है जो बहु बच्चा को पैदा करता है, उसको दूध पिलाता है, क्या करता है, दूध। और डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, अंडा पैदा नहीं करता है, क्या वो बच्चा पैदा करता है, और उसका फिर निकला रहता है, ये क्या होता है, निकला रहता है। अब बाबू क्या होता है, शरीर में जहां तहां क्या होता है, बाल होता है। समझ रहे हैं? तो फिलहाल आपको क्वेश्चन पूछेगा, स्तनधारी का विशेषता क्या है, बच्चा पैदा करना, बच्चा सब कुछ पैदा करता है, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है, मादा जो डायरेक्ट बच्चा को देता है, और उसको दूध पिलाया क्या करता है, पालता है। और शरीर पर क्या होता है, बाल वगैरह होता है। और टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट कर सकता है, टेम्परेचर को क्या कर सकता है, रेगुलेट, नियंत्रण बाबू कर सकता है, कोई दिक्कत। आप देखिए, मतलब सबसे पहले क्या है, जलीय जीव, मछली आ गया, फिर क्या आ गया, एम्फीबियन, उभयचर आ गया, फिर आ गया रेंगने वाला, फिर आ गया पक्षी, फिर क्या आ गया, स्तनधारी। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, बताइए सबसे पहले कौन है। एक देते हैं कोची बाबू, केकड़ा, एक और सांप, है ना। एक हो, केकड़ा हो गया, सांप हो गया, एक हो गया बाज, है ना। एक हो गया कोची, बंदर। पहले कौन है, बाद में कौन है होगा। अच्छा, केकड़ा लीजिएगा तो या तो पानी में रहेगा, या तो दोनों जगह रहेगा, तो इसके अनुसार ये पहला हो गया। अच्छा, एक बाद बाबू कौन है होगा, रेप्टाइल रेंगने वाला, ये दूसरा हो गया। उड़ने वाला बाबू, यही का हो गया, बंदर का हो गया चौथा। तो इसमें सबसे पहले कौन है, केकड़ा, बाद में कौन है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन धरती पहले आया, उसके अनुसार क्या कीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके बाबू बना सकते हैं, ठीक ना। तो आपको सक्सेशन समझा दिए, और क्या समझा दिए बाबू, एम्फीबियन, याद हो गया।
मतलब याद क्या करना कि एफ ए आर फार बीएम, फार बीएम, मारो फारो पढ़ो और लोगो बीएमडब्ल्यू लो, है ना। और ओकरा में पीछे वाला काट दो, फारो काट दो और बीएमडब्ल्यू दोनों पीछे वाला काट दो, है ना। क्या हो गया, फार बीएम हो गया। चलिए, तो ये क्या हो गया, वो आने का क्रम हो गया, कौन पहले आए। चलिए, इसके बाद हम देखिए प्रयास करते हैं कुछ बताता है। जब अभी बताएंगे ना तो अभी एक चीज बच गया है, इंडिया के पार्क वगैरह बताएंगे, कौन सा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, है ना। तो उस सब के बारे में कब बताएंगे। आज के लेसन हम करते क्या है कि पॉल्यूशन वाला जो हमारा चैप्टर है प्रदूषण, उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब प्रदूषण जब समाप्त हो जाएगा तो फिर अगला क्या बताएंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण संधि किया गया है और महत्वपूर्ण संस्था, उसको बता देंगे। और उसके बाद एक 2 लेसन और आएगा, अभी 5-6 लेसन और चलेगा इन्वायरमेंट का, और उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग टेस्ट लीजिएगा, 2 टेस्ट लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले समझते हैं क्या हो पॉल्यूशन, क्या हो पॉल्यूशन। प्रदूषण क्या हो, एक होता है पॉल्यूटेंट, क्या पॉल्यूटेंट, प्रदूषक। समझे क्या होता है, जैसे हमारा पर्यावरण, हमारा क्या है पर्यावरण, पर्यावरण में कोई भी बाबू ऐसा सब्सटेंस जो आ जाए, आप पर्यावरण को पहले ऐसा न रहने दें, जो अच्छा साथ न रहने दें, उसको बोलते हैं क्या हो गया, प्रदूषित। हवा बाबू है, तो हवा में सारे गैसों का या सारे तत्वों का एक निश्चित अनुपात दिया गया, खास करके तत्वों का, कि एयर में क्या बाबू, कि आपका जैसे मान लीजिए वायु है, क्या वो वायु है, तो वायु में क्या है कि 78% लगभग क्या है, नाइट्रोजन है। और बाबू क्या है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और आर्गन कितना हो, 0.9 ऑर्गन, क्या हो गया ऑर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, देखिए नाइट्रोजन हो गया 38%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया। इतना बाबू मात्रा है। अगर ये मात्रा क्या हो गया, चेंज कर गया, जिससे हवा क्या हो गया, खराब हो गया, तो इसको बोलते हैं कि हवा क्या हो गया, दूषित। तो इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। मिट्टी जो बाबू है, मिट्टी का एक बाबू स्ट्रक्चर होगा, मिट्टी में कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि पौधा के लिए हानिकारक हो गया, तो उसे बोलते हैं कि मिट्टी प्रदूषित हो गया। क्या हो गया, मिट्टी प्रदूषित होगी। समझ में क्या ना, क्या बबुआ, अभी शुरू हो रहा है, ऐसे कीजिएगा, गजब है। अब मान लीजिए कि पानी है, क्या वो पानी है, अब पानी में क्या कुछ ऐसा चीज मिल गया जो पानी को खराब कर दिया, तो पानी क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, वाटर पोल्यूशन। ऐसे अलग अलग प्रकार के हम पोल्यूशन यहाँ पर बताने वाले हैं। अच्छा, जो कारण से, जिस चीज के कारण से क्या हो गया, प्रदूषण हो गया, उसको बोलते हैं प्रदूषण। क्या बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं। जैसे बताते हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, है ना जी, तो आप क्या हो गए, बेकहल हो गए। आप हमारा कहना नहीं मानो तो क्या हो गया, बेकहल हो गया। नहीं जी, इसको बेकहल बोलते कि बेकहल हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, कोई हित न था या किसी व्यक्ति से मिले, अब वो होगा क्या, मोटिवेट कर दिया कि कहना गार्जियन का मानना चाहिए, टीचर का कहना मानना चाहिए, तो वो क्या हो गया, कैटेलिस्ट बन गया, वो आपको प्रेरित कर दिया। तो यहाँ क्या बोले कि बाबू वाटर हो गया, एयर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पहले के अपेक्षा क्या हो गया, खराब। जो खराब कर रहा है उसको बोलते हैं बाबू क्या, पोल्यूटेंट या प्रदूषक। अब प्रदूषण होता है कई प्रकार के, प्रदूषण क्या होता है, कई प्रकार का होता है। इसमें कुछ कुछ यहाँ पर बताने वाले हो। देखिए, पहला प्रदूषण की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया वो, यहाँ पर बोलते हैं बाबू क्या है कि वायु प्रदूषण। क्या हो गया, वायु प्रदूषण, है ना। इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। दूसरा क्या हो गया, जल प्रदूषण। क्या हो गया, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, मिट्टी प्रदूषण। इसको बोलते हैं मृदा, क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, है ना। इसके अलावा क्या हो गया बाबू, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि। और क्या बोल सकते हैं बाबू, ध्वनि के अलावा वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ध्वनि हो गया। आप बोल सकते हैं क्या, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। फिर क्या हो गया आपका, ई वेस्ट। क्या हो गया, ई वेस्ट हो गया। अब फिर क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट। क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट।
अच्छा, पढ़ाई करने के दौरान कुछ और याद आ गया या नोट्स में कुछ और होगा तो भी क्या करेंगे, बता देंगे। थर्मल पोल्यूशन क्या बोल सकते हैं बाबू? थर्मल पोल्यूशन, तापीय प्रदूषण। शुरू करते हैं बाबू किससे? वायु प्रदूषण। वायु का जो कंपोजिशन है, वायु का जो कंपोजिशन है, और उसमें क्या गया, बदलाव आ गया। क्या गया? वो बदलाव आ गया। तो वायु क्या हो जाएगा? प्रदूषण। वायु में मान लेते हैं कि जो गैस की मात्रा ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो वायु क्या हो जाएगा? प्रदूषण। ठीक है ना? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वायु में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वायु में होता है, लेकिन इसको वायु प्रदूषक नहीं माना है। इसको ग्रीन हाउस गैस माना। क्या ग्रीन हाउस गैस? किसको किसको वायु प्रदूषण माना जाता है, हम थोड़ा देर में बता देंगे। ठीक है ना? तो समझ में गया? वायु में बाबू क्या हो गया? वायु का गुणवत्ता, वायु क्वालिटी क्या हो गया? समय के साथ क्या हो गया? खराब हो गया। उसे बोलते हैं वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन, है ना? एयर पॉल्यूशन का कारण कैसे रहा है? एयर पॉल्यूशन क्या हो, कारण कैसे रहा है? धुआं भी पूरा निकल रहा है, वो भी क्या करेगा? वायु को पोल्यूट कर देगा ना। देखिए, प्रमुख अगर हम गैस की बात करते हैं या तत्व की, तो देखिए पहले तो वायु प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। आए कोई कार्बन डाइऑक्साइड, अब ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक बाबू है, लेकिन डाइऑक्साइड बाबू, कोई चीज को जब जलाते हैं ना, धुआं निकलता है ना, पूरा अगर बढ़िया से नहीं जलेगा, खाली धुआं निकलेगा, तो वहां निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप पूरा जल रहा है बढ़िया से, तो क्या निकलेगा? निकलेगा दोनों, लेकिन जौन ज्यादा मात्रा में निकलेगा उसको ही बोलेंगे। तो अगर कोई चीज अपूर्ण दहन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन, बढ़िया से नहीं चल रहा है, धुआं निकल रहा है ज्यादा, तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआं धुआं पूरा हो रहा है तो खराब नहीं करेगा जी। और पूरा बढ़िया से जल रहा है तो क्या निकलेगा? कार्बन। एग्जाम्पल के लिए बताते हो क्या? इस एग्जाम्पल इसे समझ सकते हैं। आप लोग आग तापते हैं ना, चैली वाला है, शुरू में देखते धुआं निकलता है, तो क्या निकलेगा? अब बाद में पूरा दम आग लग रहा है, क्या निकलेगा? अब यहां से कुछ और जाने चाहिए। ये जो कार्बन बाबू मोनोऑक्साइड होता है, इसका प्रकृति पूछता है। इसका प्रकृति क्या होता है कि यह क्या होता है? उदासीन। ये क्या होता है? उदासीन। और ये होता है वो अम्लीय। क्या बोले? क्वेश्चन पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवृत्ति क्या होता है? उदासीन। जबकि बाबू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। मोनोऑक्साइड उदासीन। न लग रहा है कि एकदम अपन लो एकदम दोनों उदासीन है। मैंने समझने के लिए बता रहे हैं, गड़वाइएगा तब। ये अकेले है, अकेले अपना दोनों वाले के हो गया, जो दोनों अपना उदासीन है ना? लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेंगे, दूर है जी, तो आप पटकेंगे, ठीक ना? ये बाबू क्या उदासीन नहीं है, क्या है? अम्लीय। अब देखिए, अम्लीय क्षारीय का था। कोई भी जो विलयन होता है, लिक्विड होता है, उसके बाबू क्या होता है? लिक्विड का जो होता है गुण दिखाया जाता है, अम्लीय क्षयता व्यक्त किया जाता है। तो एक स्केल होता है, जैसे हम बोलते हैं कितना लंबा है, एक स्केल हम मापते हैं। तो एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल बाबू। इसका खोज किया सोरेन। कौन बाबू? सोरेन। बाकी केमिस्ट्री में डिटेल बताएंगे, यहाँ मेन में चीज बता देते हैं जो क्वेश्चन पूछ देगा। पीएच स्केल का खोज कौन किया है? किसी विलयन के प्रकृति बताता अम्लीयता क्षयता, उसे बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं। अब इसमें रीडिंग होता है 0 से 14, 0 से 14। अगर बाबू बीच में 7 है, 7 जिसका पीएच वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 अगर पीएच वैल्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। वर्षा का जल को शुद्ध जल मानते हैं। सब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे शुद्ध जल कौन सी होता है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है सबसे ना। वो जब पाँव धरती पर आता है तो यहाँ गैस वगैरह बहुत सारा है, उससे तो मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या हो गया? शुद्ध। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो बस बच्चा रहता है, लेकिन देखते हैं कोई रंगदार बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, क्योंकि अपने माहौल के साथ क्या करता है? मिलता है। बढ़िया माहौल मिल गया तो बढ़िया बन जाता है, खराब माहौल मिल गया तो खराब। अब नीचे आ रहा है जी, खाली यहाँ कचरे भर रहे हैं तो कचरा बन जाएगा जी। तो ये क्या हो गया बाबू कि वो बाद में बन जाता है अम्लीय। क्या बनता है? अम्लीय बन जाता है। उससे होता है अम्ल वर्षा। फादर में अम्ल वर्षा ही बता देंगे, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर क्या कर, जिसका पीएच वैल्यू 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन या न्यूट्रल। तो वर्षा का जब सबसे शुद्ध जल होता है, यह क्या होता है? उदासीन। अब आगे आते हैं, जिसका वैल्यू 7 से कम होगा, 0 से 7 वो हो जाएगा अम्लीय। जितना ज्यादा कम उतना ही ज्यादा अम्लीय। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी का पीएच वैल्यू 6 होगा तो कम अम्लीय है, और जिसका पीएच वैल्यू क्या 1 है
वो ज्यादा अम्लीय होगा। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, अम्लीय। अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू 0 से 7 के नीचे तो क्या हो जाएगा। जैसे वर्षा जल की बात करते हैं, वर्षा जल जब आता है तो क्या होता है, उदासीन। लेकिन यहां पर आता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है, मिल जाता है। तो मिलता है तो 7 से पीएच वैल्यू घट जाता है, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ऐसे हो गया, है ना। समान तौर पर क्या होता है, अम्ल वर्षा जो होता है बाबू, वो क्या होता है, 5 से बाबू बोल सकते 6 के बीच आसपास क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। और जब अम्ल वर्षा गिरेगा तो क्या करता है, बिल्डिंग पर गिरेगा तो बिल्डिंग का कलर खराब हो जाता है, बिल्डिंग पर गिरेगा तो बिल्डिंग का कलर क्या होता है, खराब हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या, अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, अम्ल वर्षा का कारण। और जब वर्षा आता है तो रहता है न्यूट्रल, जब आता है पर्यावरण में से मिल जाता है और क्या होता है, अम्ल। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछेगा, बिल्डिंग वगैरह कलर वगैरह, ताजमहल का कलर खराब हो रहा है, हाँ, इसका कारण क्या है, अम्ल वर्षा है। तो अम्ल वर्षा से इतना के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, इसी को बोलते हैं एसिड रेन, क्या बोलते हैं, एसिड रेन, रेने होता है, वर्षा वर्षे होता है, लेकिन आता तो क्या बन गया, बस माने आदमी आदमी होता है, लेकिन कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई कुछ बन गया जी गुण के आधार पर। चलिए, जिसका पीएच वैल्यू क्या 7 से अधिक है वो हो गया क्षारीय। जैसे हमारा ब्लड की बात करते हैं, ब्लड का वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू 7.4, तो ये क्या हो गया, क्षारीय। समुद्र के जल की बात करते हैं, ठीक ना, उसका भी 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8.4, तो ये भी क्या हो गया, क्षारीय। इसमें याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है, सॉरी क्या बोलता है, समुद्र का जल बाबू, समुद्र की जल कितना होता है 8.4, अब ब्लड कितना होता है 7, तो इसको बोलते हैं क्षारीय, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक। इधर हो गया उदासीन, इधर हो गया अम्लीय, एसिडिक, ये क्या हो गया वो, क्षारीय या बेसिक हो गया। कोई दिक्कत बाबू, है ना। एक होता है एल्कलाइन, जो पानी में घुल जाता है क्या होता है, एल्कलाइन होता है। जैसे ब्लड की बात करते हैं, ब्लड हो गया क्षारीय, आप प्लस पानी में घुल जाता है तो क्या हो गया, एल्कलाइन। यहां तो कोई दिक्कत, और आगे समझिएगा, जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बता रहे हैं तो ये क्या उदासीन है ना। लेकिन बाबू जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में सबसे ज्यादा घुलता कौन है, पूछे है कि मानव ब्लड में या मानव के रक्त में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगला समझेगा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोई आदमी सोता है तो अंगूठी जला करके रूम में केवाड़ी बंद कर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा घुलनशील गैस है। तो समझिए क्या होगा, जैसे हमारा शरीर को चाहिए होता है ऑक्सीजन, हम जो खाना खाते हैं ना वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन के तोड़ता है और तब हमारा सेल को भोजन मिलता है। मतलब हमारा ये शरीर दिखाई दे रहा है एकदम छोटा छोटा चीज से बना हुआ, आपको दिखाई नहीं देगा, जितना सोच सकते हो उसका भी छोटा है, और उसको भोजन देना है। तो आप लड़ुआ खाइएगा इतना बड़ा तो चल जाएगा जी, नहीं, वो टूटेगा और ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज जब बन जाएगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में शरीर में जमा हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में जो होता है ग्लूकोज किस फॉर्म में जमा होता है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन को तोड़ना है तो कौन आएगा, ऑक्सीजन, हाँ थोड़ा लेके, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो नहीं तोड़ेगा, और जब नहीं तोड़ेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो सुस्त फील करोगे, और जब एनर्जी मिलेगा नहीं कर लास्ट में मर जाओगे। हार्ट बाबू जिसका समस्या तो हार्ट वाला होता है ना, हृदय वाला, तो ऑक्सीजन का सब देखिए, इसके लिए ब्लड जो होता है ना, ब्लड में होता है घुला हुआ ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन, ब्लड में क्या घुलता है, ऑक्सीजन। अब बाबू जहां जहां जाएगा वहां ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा। लेकिन अब ब्लड बाबू क्या है, सही तरीके से पंप नहीं हो रहा, हार्ट बाबू क्या करता है, ब्लड को पंप करता है यहाँ पर, अगर सही तरह से पंपिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि सही तरह सर्कुलेशन ब्लड का नहीं हो रहा, मतलब सही तरह से ऑक्सीजन बाबू नहीं मिल रहा। आप स्वस्थ हैं, आप क्या बाबू आग जलाकर सो गए तो आग तो धुआं बना गया, और जहां खास करके जो होता है ना बोरसे जानते होंगे, ठंडा में क्या होता है, बूढ़ी को देखना बोरसे जलाती है, और हम लोग तो हाथों ऐसी की जगह तो जल जाएगा ना, और पूरा ऐसा काट देती है, पूरा एकदम बार वो काट देगी और उसको नहीं चलता। जानते क्यों, हमारा शरीर का तापक्रम क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, तो हम लोग वहां गर्म आग लगती है, हम लोग हैं जवान आदमी पूरे गर्म होता है, सुनते ना, आओ कहना मैं गर्म में छुएगा तो गर्म नहीं लगेगा जी, आप पूरे एकदम ठंडायल है, समझिए। आओ कितना करेगा तो जी, जैसे आप गए इधर बाहर से, आप बाहर से गए बाबू, आप एकदम क्या ठंडायल है, बारिश है ना, हम नहाने में घुसेगा जब पहले से घुसा रहेगा तो गर्म होता है तो पैर में टिकाएगा, तो क्या बोलते हैं, पैर में ठेकाओ, ले ठेका तो है ना, तो मतलब क्या उसका शरीर गर्म लगता है ना। तो मतलब ये बता रहे हो क्या है, आपको मजा आता है उसको मजा नहीं आता है,
तो बुढ़िया ने उसे करते तो मजा आता है, एक नंबर लग रहा है। लेकिन आप लोग को मजा बहुत नहीं आता इसमें ना। तो क्या हो कि जला के सो गई, उससे निकला नहीं, और सगरों के मारे मारे बंद के रूम में। तो कौन सी निकलेगा, पूरा जला है कि पूरा नहीं जल रहा है? तो पूरा नहीं जला तो निकलेगा, आया ब्लड में सब जगह घुल जाएगा। अब क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा और ज्यादा कौन मिल गया? अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो एक नया तरह के यौगिक बना लेगा, और ऑक्सीजन की क्या कर देगा, कमी कर देगा। तो ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा, ग्लूकोज रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तब उसको सांस लेने में क्या हो जाएगा, समस्या कर लेगा। अब बोले कि बाबू बाबू, हाँ थोड़े बाबू, थोड़े बाबू, हाँ ऐसे बोलेगा। लेकिन बाबू तो फुफुआ रहा है कि नहीं, और नींद टूटी हो जाएगा ना, देखो बुढ़िया कौन उसका तो रोज काम में लगा है। और सवेरे जगेगा देख रहे कि दादी तो दम ऐसे हो, फिर के दादी चल गए दादी, होता है कि नहीं होता है? आज जानते हैं, जो पहला बार देखता है ना उसका बड़ी नाम होता है, बोलता जाना कैसे मर गए तुम, दोबारा बोलेगा कि हमने तो सूता था बना, एक पे गलो फलना बेटिया, है ना, एक पे गेलो कौन, रंगिया गेलो। आप दादी के जगह लाई, दादी देखो जी के बोलते ना दादी, तो हमने दोनों गेली बा, आज आगे जगह रनिया का चर्चा हो रहा है, तो रनिया पॉपुलर हो गया 12-15 दिन के लिए। हो गया ना। चलिए, तो कार्बन बाउ मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में अंतर समझ में आपको आ गया। इसके अलावा आप देखिए, अब आते हैं क्या कि वायु प्रदूषण के लिए ओजोन भी जिम्मेवार है। कौन है वो? ओजोन। ओजोन बोले कि हाँ सर करते हैं मजाक, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। कल बोले कि ओजोन परत बड़ा बढ़िया होता है, नहीं जी, कि सूर्य बाबू ओजोन देखिए बता रहे, ये पृथ्वी हो गया, और बाबू ऊपर क्या कई लेयर है, तो एक लेयर यहाँ पर समताप मंडल था, और यहाँ पर बाबू ओजोन का एक परत है, गैस का क्या परत है। आज सूर्य की रोशनी आता है तो उसको बाबू पूरी तरीके से नीचे नहीं आने देता है, और खास से कौन अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें को नहीं आता, वो आएगा तो आपके शरीर में पड़ेगा तो आपको त्वचा खराब कर देगा, त्वचा संबंधित बीमारी होगा या कैंसर जैसा बीमारी होगा। तो अच्छा काम कर रहा है वहां तो अच्छा है ना जी। दूसरा कैसे होता है, कोई बाबू छोटा बच्चा है देखने में बड़ी सुंदर लगता है ना आपको, काश ही हमारा बेटा होता, लगता है ना। लेकिन जब आपके घर में आ जाएगा बन रहा तो हालत पंचर कर देगा, करता है कि नहीं कर देता है? मतलब अगर बेटा बदमाशी कर रहा है, देखने में खेल रहा है, अच्छी कर रहा है, तो दूसरे का अच्छा लगता है, अपन अच्छा नहीं लगता है। देखते ना कहता नहीं कि अपन बीवी कितना सुंदर रहता है, आप लोग अपना पूरा पलट लीजिएगा ना, लेकिन क्या अपन वाला अच्छा नहीं लगता है, बगल वाला अच्छा लगता है, क्योंकि बगल वाला खाली अच्छा ही दिख रहा है ना, अब वीडियो आएगा तो दिखाई देगा सब चीज, हमें देख रहा है एकदम बन ठन के एकदम ऐसे करके ऐसे चल रहा है, बाद में क्या देखेगा कि बाप लाल है, देखेगा होगा ना जी। मतलब यहाँ पर ही वो ओजोन परत है समताप मंडल में, कहीं तो अच्छा है। लेकिन अगर बाबू ये क्या है, धरती के नीचे आ गया क्षोभ मंडल में, नीचे आ गया, नीचे कौन है, क्षोभ मंडल, नीचे कौन है बाबू, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, तो यहाँ आ गया तो ये खराब है, ये क्या करेगा, वायु को प्रदूषित कर देगा। तो ओजोन परत ये लेयर में अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा बाबू नहीं है, तो ओजोन में क्या है, वायु प्रदूषण बाबू करता है। इसके अलावा और क्या बताते हैं, जैसे अगर हम कोई चीज को जलाते हैं, जैसे बाबू आजकल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हो कि हमारे धान वगैरह खेत वगैरह होता है ना, तो धान काट लिया ऊपर वाला, गेहूं काट लिया ऊपर वाला, और बाकी जला दिए, तो जलने के बाद पुआल वगैरह बनेगा, प्लस क्या होगा, तो बाबू कण के रूप में बढ़ेगा जी, कण के रूप में। इसके अलावा क्या हमारे यहाँ कई सारा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से भी बहुत सारा धुआं वगैरह निकल रहा है ना, तो वो भी ऊपर उड़ेगा, उड़ेगा, तो कण के रूप में उड़ेगा, तो कण का साइज क्या होगा, छोटा छोटा, है ना। और जो कण होता है उसे बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट। पूछेगा कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, और यह क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पार्टिकुलेट मैटर या पीएम का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से, किससे बाबू, वायु प्रदूषण से। देखिए बताते हैं, यह दो प्रकार के साइज में आता है, एक को बोलते हैं PM2.5, आएगा होता है PM10। ये जानते हैं क्या, इसका आकार है, क्या वो आकार है, सिनेमा था ना जी, तो सोचेगा धूम 1 धूम 2, थोड़ा थोड़ा अंदर होता है, तो यहां पर क्या हो गया, PM2.5, इसका आकार 2.5 माइक्रोन रहेगा, एक क्या हो गया 10 रहेगा। यह बाबू सांस लीजिएगा ना, तो क्या करे, आपके नाक वगैरह में जाएगा, है ना, नाक में होता है बाल,
देखते हैं ना। अब बाल के बगल में लिक्विड होता है, जब ये सब जाएगा तो रोक लेता है, धुआं वगैरह जब जाएगा धूल करना, वो क्या करेगा, रोक लेगा। अब वो अंदर जा लेगा तो एक पे छींक बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब अंदर जाएगा, जो बच जाएगा जब तो क्या करेगा, लिक्विड रोक लेगा, और लिक्विड के साथ मिल करके वो बन जाएगा आटा, नकटी, है ना जी। अब बाद में इसे करते रहिए, करता है ना। तो समझिए क्या होगी अब क्या है, देखिए। तो ये समझिए क्वेश्चन क्या आएगा कि पीएम या पार्टिकुलेट मैटर का संबंध किससे है, वायु पर, किससे, वायु प्रदूषण से। इसके अलावा क्या है कि अमोनिया की बात करते हैं, क्या वो अमोनिया की बात करते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं आर्सेनिक वगैरह का, ये सभी क्या वायु प्रदूषण करता है, मुख्य रूप से यही समय कंफ्यूजन। इसके अलावा लेड, क्या वो लेड हो गया, शीशा, क्या वो लेड या शीशा। ये जो पेंट वगैरह करते हैं ना, पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाबू क्या होता है कि श्रृंगार वाला सामान का इस्तेमाल करते हैं, लड़के लोग खास करके। आप लोग श्रृंगार वाला सामान इस्तेमाल करते हैं ना, उस समय क्या होता है, शीशा है। शीशे का था दिल मेरा, दिल तोड़ दिया, है ना जी। तो वो शीशा नहीं, शीशा क्या होता है, सेंट में पेंट में सब क्या होता है, शीशा होता है। तो वो भी क्या कर रहा है, हानि पहुंचाता है, ठीक ना। और खास कर सब क्या करता है, किडनी वगैरह को डैमेज कर देता है। इसलिए श्रृंगार वाला सामान कम इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल तरीका से रहिए, बाल झाड़ियों के बाद चलाइए, लाल फिर हरियर करके फिर मत रहिए। अरे आजकल एक से कर दिया है, माने लाल थोड़ा सा ठीक लगता है, आप जानते हो गुलाबी, गुलाबी ठीक लगता है, एकदम लगता है काजर लगे ले। हो गया ना, चलिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर बाबू, कुछ कुछ देखिए यहाँ से बाबू आता है। देखिए एक तो क्या हो गया कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, और इसके अलावा क्या है बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोले, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी क्या हो गया आपका, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या क्या हो गया, बोलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड बाबू नहीं, ओजोन हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, सीसा हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्साइड। इसके अलावा ये मेन पूछेगा, इसके अलावा अमोनिया होता है, आर्सेनिक होता है, सब क्वेश्चन पूछेगा बाबू नहीं। हो गया, चलिए। ये सब क्या करा, वायु प्रदूषण बाबू करा। एक और समझिएगा, फ्लाइस, क्या हो फ्लाइस, फ्लाइस क्या होता है, कोई ठोस सब्सटेंस को जलाते हैं ना, जो कचरा बच जाता है वो फ्लाइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बताते हैं, हमारे यहाँ कई सारा इंडस्ट्री वगैरह, कई सारा इंडस्ट्री वगैरह, तो वहां से क्या होता है, कई सारा क्या होता है, ठोस चीज को जलाया जाता है, कोयला वगैरह का, तो जल के जो निकलता है क्या बनता है, फ्लाइस, है ना। अब फ्लाइस क्या करेगा कि अब ले जाओगे तो उड़ेगा ना जी, कौन है ना जी, वो क्या करे, उड़ेगा। तो वायु को प्रदूषित करेगा कि नहीं करेगा, वायु को प्रदूषित बाबू करेगा। लेकिन फ्लाई ऐसा कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है कि इसको अगर ईंट बना दोगे ना, तो क्या करे, ज्यादा मजबूत है, हल्का भी होगा, ज्यादा मजबूत ही होगा, और सालों साल चलते रहेगा, लॉन्ग चलेगा, मतलब ड्यूरेबल क्या होगा, ज्यादा होगा, ड्यूरेबिलिटी इसका क्या होता है, ज्यादा। फ्लाई है, इसका फायदा क्या क्या बता रहे हैं, इसको ईंट बना सकते हो, ईंट जब बना दोगे तो ये मजबूत होगा, हल्का होगा, और लंबा समय तक क्या होगा, चलेगा, नॉर्मल ईंट के अपेक्षा, है ना। और प्लस क्या है, फ्लाई इसका इस्तेमाल आजकल जानते हैं कंपलसरी कर दिया कि रोड बन रहा ना, कंस्ट्रक्शन वर्क ना, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। फ्लाई इसमें अलग अलग चीज पाया जाता है, अलग अलग चीज है ना, कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, तो सिलिका वगैरह पाया जाता है। तो वो क्या है कि आपका नोट्स में लिखा रहा है क्या क्या पाया था, देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बड़ा एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तब पूछेगा, कि छोटा एग्जाम नहीं, छोटा एग्जाम में मैक्सिमम पूछेगा निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक है, कौन वायु प्रदूषक नहीं है। एक और चीज, एक होता है लाइकेन, क्या होता है लाइकेन, अगर कहीं पर लाइकेन पूरा है, लाइकेन में कवक और सवाल होता है, पहले बता चुके हैं। तो अगर जहां पर वो लाइकेन पूरा है, मतलब वायु प्रदूषण कम होगा, और जहां पर कम लाइकेन है, तो वायु प्रदूषण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पूछता है कि लाइकेन जो होता है किसका सूचक होता है, तो वायु प्रदूषण मोटा मोटी समझ में आ गया। देखिए, वायु प्रदूषण होगा, है ना, तो वायु प्रदूषण के लिए और जल प्रदूषण के रोकने के लिए बनाया गया हमारे यहाँ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे बिहार द्वारा में को पूछा जा चुका है, एक को पूछा गया है, तो आपको 3-4 को पता होना चाहिए, ठीक ना। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो कल बता चुके थे। अगला क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या नाम है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक ना। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा 2-3 को यहाँ पर, देखियो यहाँ पर 2-3 को बोर्ड देख, क्या वो 2-3 को बोर्ड समझना है, एक तो बोर्ड समझना है। देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
क्या बोलते हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बाबू। इसका स्थापना किया गया आपका 1974 में। कब? 1974 में। पूछेगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का स्थापना कब किया गया? 1974 में। अच्छा, 1974 में क्या किया गया? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। समझेगा? जिस साल बाबू क्या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड बनाया गया, उस समय क्या कि बाबू जल प्रदूषण संबंधित में क्या एक एक्ट पास किया गया। कब? 1974 में। अब फिर 81 में क्या किया गया कि वायु प्रदूषण संबंधित पास किया गया। और 86 में क्या किया गया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। मतलब क्या बोले? चार को एक साथ याद करना है। पहला क्या बोले कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कब? 1974 में। और फिर अगला बाबू क्या है आपका? एक मिनट। हाँ, क्या है? वाटर, क्या वो? वाटर प्रिवेंशन, क्या वो? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बाबू। ये आया कब? 1974 में। और अगला क्या बाबू? एयर, क्या हो गया? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। ये कब आया? 1981 में। और फिर आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे उठाते हैं क्या? देखिए बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड का नाम दिया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल। उसका काम क्या है कि पूरे देश में क्या पॉल्यूशन के ऊपर नियंत्रण रखना। 1974 में बनाया गया है ना। और उसी के तहत बनाया गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। आप पूरा याद मत कीजिए, है ना, खाली याद कीजिए वाटर पॉल्यूशन। क्या हो? वाटर। इसके लिए क्या बनाया गया? 1974 में। और फिर क्या? वाटर हो गया, नीचे पानी पहले आ गया, पानी पहले, और पानी के ऊपर हवा। पानी हवा में पहले कौन आएगा? पानी। तो पहले बाबू हवा का आया, बाद में। तो बाद में हवा आया। तो हवा ना कब? 1981 में। आई दोनों के तहत इसको पावर मिलता है। मतलब बोलेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को पावर कहां से मिला? यहां से भी, यहां से। अब पानी भी हो गया, हवा भी हो गया। तब बोला कि पूरा पर्यावरण को क्यों ना बचा लिया जाए। तब आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। ये कब आया? 1986 में। तो फिर चाहते सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का नाम है। कई बार फुल पर पूछेगा इसका। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में। आज 74 में क्या आया? वाटर वाला बोर्ड आया। 81 में क्या आया? एयर वाला, है ना। मैंने एयर के प्रदूषण से करना बचाना है। और फिर वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कब आया? इसमें सबसे ज्यादा सवाल जानते हैं किसका है? इसका। जबकि बाबू दरोगा एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, वाटर वाला पूछा जा चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना किसका रहता है? इसका। तो हम चारों बता दिए, आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा एक और बताए थे, वो क्या? हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ, है ना। वाइल्ड लाइफ वाला कब आया? 1972 में। और उसके बाद क्या बताया था बाबू? बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में। फिर बताए एनजीटी 2010। ये पहले बताया जा चुका है। यहां तो कोई दिक्कत हो? तो ये हमारा क्या हो गया? तो सबका वायु प्रदूषण। क्या हो गया? वायु प्रदूषण। अब आते हैं जरा जल प्रदूषण। क्या हो? जल प्रदूषण। नॉर्मल जल है, नॉर्मल जल है। अगर उस जल में क्या होता है बाबू कि कुछ सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कि पानी क्या हो गया? प्रदूषित। पानी जो पी रहे हैं उसमें नमक की मात्रा बढ़ गया, वो भी क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। पानी पी रहे उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया, अलग अलग तत्व की मात्रा बढ़ गया। देखिए पानी के अंदर खनिज भी होता है, पता है ना। पानी जो पीते हैं उसके अंदर क्या होता है? कई सारा मिनरल या कई सारा क्या होता है? खनिज होता है, ठीक है ना। तो खनिज बाबू क्या है? उसका सब्सटेंस अगर बढ़ता है घटता है तो पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब देखिए पानी प्रदूषण होने का दो कारण है। एक कारण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहां से हो रहा है। नदी में लोग गिरा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। और वो कहां को लेटरिंग करके भाग गया पता नहीं चल रहा। वो गया वही नहाने, वही में लेटरिंग करके भाग गया। अरे जानवर करता है ना जी, कितने आदमियों करता है। अब लड़कन के लगा पेशाब लग गया, है ना जी, तो पानी निकलेगा, वही में कर लेगा। अरे छोटा बच्चा तो कर ही था। आप बड़ा हो जाते हो तो समझदार हो जाते हो ना। बहुत सारा बच्चा आजकल वाटर पार्क होता है वो में क्या ना,
तो कर दिए हो देखो। चलिए, मतलब बच्चा क्या करता, कर ही देता, सोचता क्या पहुंचे जाए भीड़ में एकदम जंगिया पहन के होना है ना जी, वही में कर देते हैं। फिर आप समझे क्या मतलब, क्या है वो पता चला कौन किया जी, पता चल रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स। अब पता नहीं चला, नॉन पॉइंट सोर्स। मतलब बाबू पानी अगर प्रदूषित हो रहा है, कहीं बाबू नली गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, वो क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स। अगर बाबू क्या है कि हमको पता नहीं चला कौन कपड़ा धो रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता नहीं चला, उसको बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। वो भी कपड़ा धो रहा है, हम भैंस धो रहे हैं, जानवर धो रहे हैं, ये क्या हो गया, नॉन पॉइंट सोर्स। हाँ, कोई कंपनी अपना क्या कर रहा है, कचरा गिरा रहा है, वो कुछ हो गया, पॉइंट सोर्स हो गया। अब देखिए, जल प्रदूषण के कारण कई सारा आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक तो क्या हो, कई सारा हमारा इंडस्ट्री वगैरह हो गया, वो अपना कचरा वहां पर गिरा देता है पानी में, है ना। प्लस क्या है कि हम लोग ये घर का कचरा क्या करते हैं, पानी में गिराते हैं। पहले गंगा को माँ के रूप में पूजा जाता था इंडिया में, इंडियन कल्चर के अनुसार। लेकिन आजकल क्या होता है कि बाबू उसमें पूजा जा सकता है, पहले गंगा के लोग पानी पीता था, आजकल गंगा का पानी पी सकता है। पहले हमारे यहाँ जानते हैं, जो त्योहार होता है छठ वगैरह, उसमें लोग क्या करता है, उसमें पानी में नहाता है ना। पानी में नहाने को जानते हो अच्छा बनाता है, कोई खुला पानी नहाएगा मियाज फ्रेश हो जाएगा। अब भक्ति तो अलग है बाबू, आस्था तो अलग है। लेकिन अब क्या है कि वो जानते हैं गढ़वा नहीं रहता, होकरा में नहाता है छठ में, देखिएगा, है ना। और ओकरा में जानते हैं रोज लैट्रिन वगैरह में पानी छूता है, बाहरी लोग लैट्रिन होता है, ओकरे में पानी छूता छूता है ना जी। और ओकरे में ना तो कुछ करते रहता है, मतलब क्या करे, थूको बिकता है। मतलब वो पानी में नहाना चुप है बाबू, नहीं, वो पानी से अगर 10 दिन नहा लेगा तबियत पक्का खराब हो जाएगा। इसीलिए जानते हैं जो समझदार आदमी होता है ना, वो वहां नहीं जाता है, अपने घर में क्या करता है, छठ का इंतजाम कर लिया। आज जो बाबू दिखाना है एकदम माथा पर रख लिया। अब कितनों जानते बाबू भाई 5-5 किलोमीटर पहले चल रहा है ना, ये कि छठ कर रहे हैं। एक बार हम ही फेरे पड़ल है, हमरे बाबू माथा पर रख दिया, और उसमें तो हम बहुत छोटा था जी, अब बड़का भारी रख दिया। एक तो कि उठाए जहने एकदम हालत पंचर था, अब वो हालत एकदम पंचर हो गया था, एकदम तबियत खराब हो गया था, है कि नहीं। देखिए, आस्था रखना सही बात है, लेकिन आस्था के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेना सही बाबू नहीं है। चलिए, ठीक हो गया। अब देखिए, वायु प्रदूषण से कई सारा बीमारी होता है, ये तो समझ में आ गया। वायु प्रदूषण से कई सारा बीमारी होता है। एक जानते हो क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जल के कारण होता है, खराब जल के पीने से होता है। तो बाबू हैजा के ना जानते हैं, घर लड़ाई होता है ना तो बोलता है हैजा तो तोर बेटा वाके, है ना। इसके अलावा क्या हो गया, टाइफाइड, और बाबू एक बाबू जॉन्डिस, जॉन्डिस, इसको बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं, पीलिया। पहले हैजा कोलरा तो था ना महामारी के रूप में, महामारी मतलब आया पूरा गांव साफ, हैजा कोलरा पूरा गांव साफ। इसलिए जब लड़ाई होता है गोतनी कुछ ना, तो लड़ाई करता तो है ना कि बेटा का हैजा उठ, तो मतलब बेटा को उठेगा तो पूरा घर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो हैजा कोलरा क्या होता है, दूषित जल के पीने से। बिहार में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टाइफाइड होता है आंत की बीमारी, जब बाबू पानी पियोगे तो लिवरे के पास जाएगा ना, तो ये आंत क्या करता है, खराब करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड से कौन सा प्रभावित होता है, आंत। अब इसको आटा याद कर लीजिए, आटा, आ से आंत, ट से टाइफाइड, आटा, आ से आंत, ट से टाइफाइड। जॉन्डिस को पीलिया, इसमें आंत वगैरह पीला पीला हो जाता है। जॉन्डिस तो मैक्सिमम को हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, पीलिया रोग, इसी को बोलते हैं पीलिया। ये होता है दूषित जल के पीने से। किस होता है, दूषित जल के पीने से। तो ये आपका हो गया क्या, जल प्रदूषण, है ना। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन पूछेगा तो हम आपको टेस्ट में डाल देंगे, अगर टेस्ट में डाल देंगे, है ना। और साथ ही क्या है कि आपको नोट्स में कुछ क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो नोट्स में क्या करेंगे, डाल देंगे। बेसिकली क्या, कुछ पॉइंट तो रटे वाला तो रट के तो याद कर ही सकते हो ना। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम कंसेप्ट समझाने का आपको प्रयास बाबू कर रहे हैं। चलिए, तो जब अब आते हैं मृदा प्रदूषण, क्या गया। देखिए, यहाँ दो टर्म हम बता देंगे, एक मृदा प्रदूषण बता देंगे, एक मृदा अपर्दन। क्या, मृदा अपर्दन, दोनों बता देंगे। पहले मृदा प्रदूषण, जैसे देखो दोस्त क्या है कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी का एक कंपोजिशन है, एक बनावट है ना। अब मिट्टी में कोई तत्व की मात्रा बढ़ जाता है या घट जाता है तो मृदा खराब नहीं हो जाएगा। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर के लिए बाबू क्या है, कोई चीज भोजन जरूरी है, आप भोजन जरूरी है, दूध जरूरी है, आप पूरा दूध पी रहे हैं तो सही नहीं है। हमारे मिट्टी में क्या किया गया बाबू, पहले नेचुरल तरीका से खेती होता था, खाद का इस्तेमाल किया था। खाद मतलब कंपोस्ट, घर का जो कचरा ना, लकड़ी जल गया, गोबर जल गया, उसको बाबू खेत में डाल दिया जाता था और उससे बाबू होता था। लेकिन बाबू क्या हो गया, जनसंख्या तेजी से बढ़ा तो भोजन भी बढ़ना चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि उर्वरक का,
केमिकल फर्टिलाइजर, उर्वरक का मतलब होता है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर अंग्रेजी दवाई है, खाएगा तो जल्दी फायदा करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। जबकि कंपोज जो होम्योपैथिक दवा होता है वो देरी से फायदा करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो एक तरफ वो क्या है, उर्वरक, एक तरफ खाद, क्या वो खाद, इसको बोलते हैं कंपोस्ट, क्या बोलते हैं, एक तरफ क्या होता है उर्वरक, रासायनिक उर्वरक बोलिए, ऐसी को बोलिए फर्टिलाइजर, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर। जैसे जो यूरिया बाबू है, यूरिया का नाम सुने, डीएपी का नाम सुने होंगे, है ना, ये सब क्या है, उर्वरक है। और ये बाबू जो हम घर में गोबर, क्या वो गोबर हो गया, छिलका हो गया, राख हो गया, ये सब क्या हो गया, कंपोस्ट। पर्यावरण के लिए अच्छा है, ये अच्छा बाबू नहीं है। अब देखिए जब थोड़ा सा इस्तेमाल किए तो हमारा हरित क्रांति जब हमारे यहाँ, तो कई सारा कीटनाशक वगैरह का प्रयोग किया गया, कई सारे उर्वरक का प्रयोग किया गया, तो उत्पादन तो बढ़ाया लेकिन कई सारा क्या किया, पर्यावरणीय समस्या को बाबू जन्म दे दिया, कई सारा क्या गया, समस्या यहाँ पैदा हो गया। हरित क्रांति बताएंगे एग्रीकल्चर, तो और डिटेल से बाबू यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं बाबू, ये देखिए तो अब क्या हुआ कि मृदा क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, मृदा क्या हो गया, प्रदूषित। और साथ ही क्या है कि मृदा में अलग अलग तत्व की मात्रा भी बढ़ जाता है, अलग अलग तत्व की मात्रा भी बढ़ गया, तो उससे क्या होता है, मृदा प्रदूषित होता है। मतलब बोल सकते हैं कि मृदा को बचाने की आवश्यकता है। और खास करके क्या होता है, मृदा अम्लीय हो जाता है, क्षारीय होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि मृदा अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आज क्षारीयता क्या इस्तेमाल दूर करते हैं। अब देखिए इसको जब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कवर करेंगे तो वहां डिटेल चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। बाकी दिमाग में डाल दिया क्वेश्चन क्या क्या है से निकलने वाले बाबू है, बाकी हम जब एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो वहां इसको कवर करेंगे। आगे आते हैं यहाँ पर, अब बताते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। अब पर्दन मतलब होता है कटना, क्या होता है, कटना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉइल इरोजन, क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। आप रोड किनारे देखते हो कि नया नया रोड बनता है तो मिट्टी भराता है, अब वर्षा हो गया तो मिट्टी क्या हो गया, कट गई, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन या मृदा का कटना। तो मृदा अपरदन क्यों हो रहा है, समझे क्या है कि जहां पर घास नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा या घास क्या करता है, मृदा को पकड़ कर रखता है। पेड़ पौधा या घास क्या करता है, जमीन को क्या करता है, पकड़ कर रखता है ना। अगर वहां बाबू देखिए घास जब हो जाता है ना, देखना नहीं करता है, और जब घास नहीं रहता है तो रोड किनारे जमीन क्या होता है, कट जाता है। तो अगर हम बाबू क्या करेंगे कि प्लांटेशन करते हैं, ये वन लगाते हैं, जंगल लगाते हैं, तो मृदा अपरदन कम हो जाएगा ना। जानवर को पूरा चराएंगे तो क्या होगा, जानवर को पूरा चराएंगे तो पूरा घास चढ़ जाएगा जी, तो मृदा अपरदन होगा बाबू, समझ रहा। मतलब क्यों मृदा अपरदन हो रहा है, पेड़ पौधे को काटने से हो रहा है, जानवरों की अत्यधिक चराई करवा रहे हैं उससे भी हो रहा है। हम विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधा काट रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। और पानी पड़ता है तेजी से तो वहां भी होगा, बाढ़ आएगा, बाढ़ से भी क्या होगा, मृदा कटेगा, अरे बाढ़ आएगा तो नहीं कहा मिट्टी कट जाएगा, तो इससे मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन रुकेगा कैसे बाबू, देखिए मृदा अपरदन पहले समझिए क्या कि हम पेड़ पौधा लगा दिए, जानवरों को कम चराएंगे, पेड़ पौधा लगा जानवरों को कम चराएंगे। और अगला और क्या कर सकते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए, देखिए ये बाबू खेत है, ऐसे पहाड़ है, क्या पहाड़ है, तो पहाड़ पर बाबू क्या है कि बाबू जोतते हैं तो यहां से बाबू क्या होगा, मिट्टी इकट्ठा होकर चल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं बीच में आरी देते हैं, क्या आरी। तो पहाड़ी ढलानों पर अगर हम खेती करते हैं तो उसको हम सीढ़ी नुमा बनाते हैं, तो वहां से मिट्टी कट के यहाँ जमा हो जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, फिर यहाँ जमा हो जाएगा, तो इससे भी मृदा अपरदन रुक सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीढ़ीनुमा खेती करने से मृदा कटेगा कि नहीं कटेगा, मृदा अपरदन होगा कि नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के कटाव में क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। क्यों होता है क्यों नहीं होता, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। मृदा अपरदन किससे किससे होता है और किससे किससे नहीं होता है, आप दिमाग लगेगा ऑप्शन के अनुसार ये बन जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो मृदा अपरदन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं जरा ध्वनि प्रदूषण, क्या हो, ध्वनि का मतलब क्या है, जैसे समझिए गाना सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या है कि पूरा एकदम आपका क्या क्या है, कान में भोमा बजा रहा है एकदम ऐसा करके घूर के, तब तो दिक्कत होगा। मतलब गाना सबको को पसंद है, जैसे कहना मैं गाना बजा दिया, देखो बज रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए पूरा तेज हो गया, अब अच्छा लग रहा है, लग रहा है कान फट रहा है, कान बाबू फट रहा है। तो देखिए जब साउंड का एक लिमिटेशन और सुनने की शक्ति होता है, अगर उससे क्या हो गया ज्यादा, उससे क्या हो गया ज्यादा, इसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, क्या बोलते हैं ध्वनि, इसे बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण क्या बोलते हैं, साउंड पोल्यूशन बोलते हैं। देखिए ध्वनि और नॉइज में क्या अंतर होता है, देखिए
अगर नॉर्मल बातचीत है बाबू, ठीक है, अगर यहाँ पूरा एकदम डीजे वाला गाना बजा रहा है पूरा एकदम जबरदस्त तरीका से, ये हो गया शोर का, क्या हो गया शोर, आम बोलचाल हो गया नॉर्मल। अच्छा, हम लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है हमको भी आज को, लेकिन यहाँ पूरा बड़का एकदम साउंड बढ़ा दिए, जैसे देखो दिखाते हैं बाबू, देखो देखो बाबू, इसको क्या किया, पूरा एकदम बढ़ा दिए, दिखाई दे रहा है, और बढ़ा दिए, मान लो तो एक सीमा से ज्यादा आप सुन पाइएगा, अब एक सीमा से ज्यादा सुनिएगा तब बहिर हो जाइएगा, बारह हो जाएगा ना। तो देखिए बाबू, ध्वनि की तीव्रता को या इंटेंसिटी को डेसिबल में, किस बाबू, डेसिबल में मापते हैं और कम करते हैं। ध्वनि के तीव्रता को किस में मापते हैं, डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है कि आप अगर आप लगातार 75 डेसिबल से अधिक सुनते हैं तो आप क्या हो जाएगा, बहरा। यही क्वेश्चन मैंने पूछेगा कि लगातार आप कितना डेसिबल से अधिक सुनते हैं तो बहरा होने का होना रहेगा बाबू, 75 डेसिबल से अधिक सुनेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरह का पॉल्यूशन होता है, ध्वनि पॉल्यूशन। देखिए, जहां कंपनी होगा वहां अलग तरह के बाबू होगा, है ना, और जहां घर होगा, हॉस्पिटल होगा, वहां अलग अलग पैमाना मापा गया। नॉर्मल जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि प्रदूषण कितना अगर लगातार होते रहेगा तो आदमी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, दिन में ज्यादा शोरगुल होता है कि रात में, तो दिन के लिए शोरगुल का पैमाना अलग होगा और रात को क्या अलग होगा। मेरे क्वेश्चन पूछेगा 75 डेसिबल है ना, लेकिन और भी कुछ कई बार खरखाई में पूछ देता है कि इंडस्ट्री से कितना ज्यादा निकलेगा तो पॉल्यूशन हो जाएगा, तो हम बताते हैं 10-10 के अंतर निकल के हैं, आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा। देखिए क्या कीजिए बाबू, एक तरफ क्या कीजिए दिन, एक तरफ क्या दिन, एक तरफ क्या हूं रात। अरे कहां से खबर करो, कहां से निकल रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर इंडस्ट्री से, क्या हुई इंडस्ट्री, जहां कंपनी वगैरह उद्योग धंधा वगैरह चलता है ना, वहां बाबू क्या है कि अगर दिन में पब कितना है 75 डेसिबल और रात में, तो इससे कहां बाबू चलेगा, इससे परसों होने वाला नहीं है। अगर 75 डेसिबल से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, परसों बाबू हो जाएगा। आगे आते हैं, अब क्या हो गया, व्यवसाय क्या हो गया, वेब कॉमर्शियल क्या हो गया, कॉमर्शियल। एक होता है रेसिडेंशियल, एक क्या हो गया आपका साइलेंस। समझाते हैं, इंडस्ट्री मतलब क्या, कंपनी बड़ा लगा हुआ, कॉमर्शियल मतलब क्या, दुकान है, कोचिंग चल रहा है, ये सब क्या बाबू। अच्छा, घर के अपेक्षा यहाँ ज्यादा आवाज है कि नहीं है ना, तो यहाँ इसे कितना परमिट है, इसे 10 कम कीजिए, कितना हो गया 65 डेसिबल होगा, ये कितना हो गया, इन्हें 5 कम कीजिए, कितना हो 10। माने कॉमर्शियल से बाबू क्या है 65 से 60 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं आना चाहिए, और यहाँ रेसिडेंशियल में कितना कीजिए 60, और यहाँ कितना कीजिए 50, साइलेंस में कितना 1 मिनट यहाँ कितना हो गया वो साइलेंस जोन में 55, कितना हो गया 55, यहाँ कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। मतलब फिलहाल समझिए क्या क्वेश्चन क्या, साइलेंट जोन कैसा एरिया होता है, वैसा एरिया जहां पर क्या हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल वगैरह हो, वहां पर ज्यादा आवाज आएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो वहां बाबू ध्वनि प्रदूषण, तो शोर का स्तर बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लेते कि बाबू क्या है कि साइलेंट जोन के हॉस्पिटल है, वहां पूरा एकदम डीजे बजा रहे हैं, तो बीपी के बीमारी रोक देते हैं, मरिए ना जाएगा जी। कई बार सुने हैं कि बाराती आया था, तब भाई फलानिया के देखे उसको हार्ट अटैक आ गया, सुनो ना बाबू, वहां पर जो हार्ट होता है और वहां एक मिनट सुनता है तो उसका हार्ट बीट क्या होता है और बाबू बढ़ जाता है। तो मतलब कि यही बोल सकते हैं कि यहाँ पर कम होने का फर्क। इस क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, आप ये याद रखिए बाबू, यही मैंने क्वेश्चन पूछेगा कि कितना डेसिबल से अगर अधिक आप सुनते तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा क्या एक होता है इंडोर पॉल्यूशन, क्या होता है इंडोर, हमारे घर के अंदर जो बातचीत का स्तर होना चाहिए 35 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर के अंदर जो बातचीत चल रहा है अगर 35 डेसिबल से अगर अधिक क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा बाहर आएगा। अब बाहर में कितना 75 डेसिबल से ज्यादा आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। बस यही 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा आपको निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण मोटा समझ में आ गया। अब आते हैं क्या वो, एक देखिए ना बाबू,
एक हमको याद पड़ेगा धातु से होने वाला रोग, क्या वो धातु और रोग, ये हमको कारण याद नहीं रहेगा, धातु एवं रोग। यहां से क्वेश्चन आ रहा है। पहले आते हैं रेडियो एक्टिव बाबू, रेडियो एक्टिव बाबू समझिए बताते हैं। जैसे वो क्या है, कई सारा क्या है सब्सटेंस होता है, कई सारा तत्व होता है, उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, केमिस्ट्री में और बताएंगे। देखिए वो तत्व है, मान ली कि हम आदमी है ना, एक नॉर्मल है बाबू, चल रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मान लेते क्या है कि पूरा पेट में खाली एकदम जबरदस्त तरीका से, समझो एकदम ऐसे लेता होना है, चले में नहीं बन रहा, समझ गया, पूरा एकदम जबरदस्त खाली है। अब क्या होगा, चाहे तो पीछे से निकलेगा चाहे तो आगे से निकलेगा, ये तो उपाय है ना जी, चाहे तो क्या करेंगे चाहे तो लेटरिन करेंगे, समझ रहा है। तो मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो वो अधिकता हो गया उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे कई सारा तत्व है, अगर उसमें न्यूट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन की मात्रा ज्यादा होता है उसको बोलते हैं भारी तत्व, क्या होते हैं भारी, हैवी। जो हैवी हो जाएगा वो अल्फा बीटा गामा तीन प्रकार के कण क्या करता है निकलता है, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक होता है, 82 से अधिक, 82 में किसका परमाणु संख्या होता है, पारा के ना, पारा कितना होता है 80 होता है, समझे ना। लेड का होता है, लेड का होता है, सुनिए ना बाबू, 80 या 85 से जिसका क्या होता है वो ज्यादा होता है, केमिस्ट्री में बता देंगे जब, उस क्या होता है वो बोल सकते हैं अनस्टेबल होता है, अस्थायी नहीं होता है, क्या होता है अनस्टेबल होता है, समझ गया। इसको होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब क्या होगा कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा निकलेगा, तो उससे क्या होगा दिक्कत होगा, दिक्कत होगा ना। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम से अगर रेडिएशन निकलता है तो आपका शरीर खराब होगा। परमाणु बम गिराया गया था बाबू हिरोशिमा और नागासाकी पर, परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, बहुत पहले गिराया गया था, लेकिन उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है, क्योंकि रेडिएशन क्या होता है अभी तक वो क्या है वही रहा, समझाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को परमाणु बम गिरा देंगे, बोलते हैं ना, पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम तो निकाल दो गिरा दोगे, लेकिन उसका वो रेडिएशन यहाँ तक तो आएगा, तो मतलब आपको भी समस्या होगा, समझ ना। तो यही बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्या हो गया पॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखते हैं बाबू क्या यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या निकलेंगे। ऐसे कौन सकता है, देखिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में क्या है नाभिकीय पॉल्यूशन को आप शामिल कर सकते हैं, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, क्या न्यूक्लियर पॉल्यूशन बताते हैं। जैसे कई जगह क्या न्यूक्लियस का इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा किया जाता है, परमाणु होता है ना, तत्व होता है परमाणु होता है, तो उसका न्यूक्लियस से क्या करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए एनर्जी पैदा करने के लिए, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। हालांकि देखिए न्यूक्लियर बम भी बनाया गया है, परमाणु बम भी बनाया गया है, समझिए कि यहां से क्वेश्चन भी हाथ रखना पूछा गया है कि विश्व का प्रथम परमाणु आपदा कब हुआ था। यहां से 4 क्वेश्चन निकलेगा, चारों क्या करते हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्या है कि विश्व का पहला परमाणु आपदा, क्या वो विश्व का पहला परमाणु आपदा, आपदा इसी को बोलते हैं बाबू न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर डाइजेस्टर। आपदा वैसा समय होता है जो बिना कहले आ जाता है, और तिथि होता है ना जी बिना बतैले घर पहुंचता है, भूकंप भी बिना बतैले चलाता है, ये सब क्या है आपदा, क्या हो गया आपदा हो गया। कोई दिक्कत बाबू, मृदा नेचर बच गया, चलिए बाद में बता देंगे। तो सुनिए क्या बोले कि मृदा जो यहाँ सॉरी विश्व का पहला परमाणु आपदा कब हुआ बाबू 6 अगस्त, क्या वो 1945। देखिए वो इस मैप को ध्यान से देखिएगा, ये सेट किया गया बाबू, सेट है ना। चलिए मोटा मोटी हो गया। देखिए यहां पर देखना क्या है कि देखिए बाबू क्या प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, एक तरफ क्या इधर अमेरिका में दिखाई दे रहा है, क्या अमेरिका हो गया, इधर क्या है जापान, ये क्या है जापान। तो जापान अमेरिका में लड़ाई चल रहा था, जापान का क्या इसका पर हलवर और क्या था नौसेना का बेड़ा था, वहां जाएगा किया हमला कर दिया। तो अमेरिका क्या किया उठा बाबू, अब वो इसके ऊपर बम गिरा दिया परमाणु बम, इसके पहले तक परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ था। विश्व में पहला परमाणु बम कहां गिरा गया हिरोशिमा पर, कहां पर हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। और दूसरा बार गिराया गया 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को, नागासाकी हो गया नागासाकी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि विश्व का पहला परमाणु आपदा कब हुआ बाबू,
ये बाबू क्या है, मानव मेड था कि नेचुरल था? मानव मेड था। ये कौन गिराया? अमेरिका, है ना। किसके ऊपर गिराया? जापान। जापान है कौन सा? अरे हिरोशिमा। आज इसका नाम रखा था लिटिल बॉय। क्या वो? लिटिल बॉय। मैंने पहला परमाणु बम का नाम क्या रखा? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। पहले तो आगे तन छोटका, मतलब छोटका गिरा के देखते हैं क्या होता है ना जी। आज इसको बोला कि आप सरेंडर करो, बोला कि ना करेंगे, बोला कि थोड़ा और बताते हैं, अब ये इतना गिराया था ना, अब की और मारेंगे ना, बोलता है। कभी तो एक ही थप्पड़ मार लें हल, अगला बार कुछ चुम्बड़ मिला देंगे दम। चुम्बड़ सुना? तो यहाँ पर क्या होगा, अगला परमाणु बम गिराया जाए क्या तारीख को? 9 अगस्त। 100 को पलट दीजिए, 9 हो गया। अरे 100 को पलटेगा तो 9 हो गया। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, मैं इसका नाम रखा कौची बाबू? फैटमैन। क्या रखा? अब कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में, हिरोशिमा बाबू, ठीक ना। अच्छा देखिए, हिरोशिमा ए से शुरू होता है, एन से शुरू होता है। तो बाबू ए चेन में पहले कौन होता है? ए जाता है, तो पहले इस पर गिराया जाएगा। ये 6 हो गया, अगले बाद 9। अच्छा देखिए, लिटिल बॉय किस पर गिराया गया था? लिटिल छोटा है जी, तो पहले पहले वाला पर। अब फैट बड़का है, तो बाद वाला भी रह गया। एंड ये क्या हो गया? दो को परमाणु अड्डा हो चुका है। इसके अलावा क्या है, बाद में जानते हैं क्या होता कि परमाणु बम, अच्छा परमाणु बम नाभिकीय संयंत्र पर काम करता है। परमाणु बम क्या होता है बताए हैं बाबू? नाभिकीय संयंत्र क्रिया पर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। चल, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन किस पर? नाभिकीय संयंत्र। सूर्य और तारा का ऊर्जा का सूत्र क्या? नाभिकीय संयंत्र ना, परमाणु विखंडन पर काम करता है। समझे क्या? देखिए इसके बाद क्या हुआ कि साइंस और आगे बढ़ा, तो बोला गया कि हम क्या करते हैं कि परमाणु से ऊर्जा पैदा करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु से ऊर्जा। परमाणु से ऊर्जा पैदा करने के लिए क्या हुआ? और मच गया। इसे अमेरिका रसिया हो गया आगे। तो देखिए बाबू क्या है, अच्छा एक मिनट थोड़ा इसे नीचे कर देते हैं बाबू। बोल रहे हैं लेकिन चेहरवा देखता आता ना, पड़ता है मन से जी। चलिए, तो क्या बोले बाबू, समझिए यहाँ पर कि रसिया, यही क्या बाबू आपका क्या है? रसिया, क्या हो गया आपका? रसिया है, क्या हो गया अमेरिका? अभी जो रसिया यूक्रेन कुछ लड़ाई चल रहा है ना, तो रसिया यूक्रेन पहले क्या था? एक ही था। रसिया यूक्रेन के था पहले एक ही था। उसको सोवियत संघ, क्या बोलते हैं? सोवियत संघ बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर बाबू के रसिया में एक जगह है जिसका नाम है, रसिया में एक जगह sorry, रसिया के पार्ट था यूक्रेन, और यूक्रेन में जगह था चेरनोबिल। क्या वो? चेरनोबिल। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको दरोगा में, चेरनोबिल। तो चेरनोबिल में क्या था? नाभिकीय रिएक्टर था। देखिए परमाणु बम होता है ना, इससे भी न्यूक्लियर से एनर्जी पैदा होता है, लेकिन वो कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। सब परमाणु में क्या होता है? अनियंत्रित। आज जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो क्या होता है? नियंत्रित। सुनिए क्या बोले, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन अनकंट्रोल है, अनियंत्रित है। जबकि ये बाबू जब एनर्जी पैदा करते हैं तो उसको क्या करते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं। ये क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। तो यहाँ वो एनर्जी पैदा किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 1986 में, कहा 1986 में, यहाँ पर क्या हो गया? इसमें वो क्या हो गया बोल सकते हैं कि दुर्घटना हो गया। इसी को बोलते हैं चेरनोबिल दुर्घटना। इसके ऊपर सिनेमा भी बन चुका है, ठीक है ना। ये कब हुआ है? 1986 में। समझ में गया? ये हो गया कहाँ? यूक्रेन में। अगला है फुकुशिमा। क्या हो गया? फुकुशिमा बाबू, यह हुआ 2011। क्या बोले बाबू कि चेरनोबिल 1986 में, अब फुकुशिमा में 2011 में। अब जानते हैं कई बार बाबू क्या इसका एग्जैक्ट डेट पूछ देगा, कई बार क्या पूछता है? एग्जैक्ट डेट पूछ देगा। तो ये डेट को आप याद कर लीजिएगा, हम आपको लिखवा देते हैं बाबू। एक मिनट रुक जाइएगा। चेरनोबिल का जो घटना घटा था, ये 26 अप्रैल का, वो 26 अप्रैल को। और बाबू जब फुकुशिमा वाला था, ये था वो 11 मार्च को, 11 मार्च को। समझ में आया क्या बोले? सुनिए, चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर रिएक्टर में वो विस्फोट हुआ था, या परमाणु दुर्घटना कब हुआ? 1986 में। किस तारीख को? 26 अप्रैल। अब आते हैं फुकुशिमा, जापान में। कहा है? जापान में। जापान में कब हुआ? 2011 में। आई बाबू किस तारीख है? 11 मार्च। एक और होता है, इंडिया में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में परमाणु दुर्घटना नहीं हुआ। यहाँ था इंडियन कार्बाइड की फैक्ट्री। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में बाबू इंडियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस कब लीक हुआ था? 3 दिसंबर 1984। देखिए बाबू,
3 दिसंबर 1984। ये बाबू भोपाल, क्या बोलते हैं, भोपाल, इसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। गैस त्रासदी समझिए क्या था, यहाँ पर यूनियन कार्बाइड, क्या वो यूनियन कार्बाइड का एक फैक्ट्री था, है ना। ऐसे गैस निकला क्या वो मिक, मिक को बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा बाबू कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका ऑप्शन 3 दिसंबर नहीं रहेगा। ऑप्शन क्या दोस्त है, सुनिए, 2 दिसंबर, 15 दिसंबर, 8 दिसंबर और 6 दिसंबर, कौन बनेगा। 2 दिसंबर, जो सबसे नजदीक वो बनाएगा, लेकिन जनरली 3 दिसंबर आपको देगा। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ। वहां पर एक फैक्ट्री था यूनियन कार्बाइड का। इस फैक्ट्री में क्या हुआ, गैस रिलीज हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। ऐसे क्या हुआ कि जैसे गैस रिलीज हुआ, बहुत लोग सांस लेने में समस्या हो गया, अब बहुत लोग क्या हो गया, मारे गए। देखिए, हालांकि जो इस दुर्घटना का जिम्मेवार व्यक्ति था, वो कहाँ का था, अमेरिका का। उसको फांसी, बोला गया कि उसको दंड मिलना चाहिए, है ना, घटना के लिए जिम्मेवार वही है, लेकिन उसको दंड नहीं मिला। और 2 साल पहले उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गई, है ना। मृत्यु हो जाना अलग बात है, दंड देना अलग बात होता है कि नहीं। दंड देने से क्या होता है, दूसरा कोई वो करने के लिए हिम्मत नहीं करता। देखिए, ये तो क्या हो गया, दुर्घटना, वो दुर्घटना कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन बाबू क्या है, बोला ही जाता है कि जो विकसित देश होता है ना, वो विकासशील देश में, गरीब देश में क्या करता है, अलग अलग तरह का प्रयोग करके देखित रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे कई बार क्या है ना, कि चाइना के बारे में कहा जाता है कि कोरोना बीमारी का क्या, कोरोना जानते हैं, एक वायरस है, क्या है, वायरस है। तो देखिए क्या है, कई सारा देश जानते हैं, कई सारा क्या बायो हथियार का, पहले देखिए, पहले तलवार से लड़ाई होता था, बाद में गोली बंदूक से, अब केमिकल से, क्या वो केमिकल से, अब बाद में कोई जीव से, एक जीव छोड़ दिया पूरा साथ। क्या बाबू, आप एक सिनेमा देखे थे बाबू, क्रिस आया था, एक वो वायरस छोड़ेगा, पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोरोना वायरस से नहीं जी, इंडिया चाइना कुछ क्या हो गया, लड़ाई हो गया, इंडिया पर कोरोना वायरस का क्या छोड़ दिया, इंडिया पर जब कोरोना वायरस का क्या वो छोड़ दिया, जी, इंडिया साफ हो गया। लो, कौन लड़ा, हो गया। अब पता नहीं कोरोना आ गया तो कोई टिकेगा जी, यहाँ तो क्या है कि अपना और हस्बैंड वाइफ, है ना, बाबू क्या होने के बहुत सारा बाबू क्या बाहर में हस्बैंड कमाता था, उससे वो घर है ना, उसका पत्नी बाबू घर नहीं आना देता था। कितने क्या हुआ ना कि गांव में जानते लगा हुआ, जानते एक सामुदायिक भवन, और वहां पर क्या था कि आने के बाद वहां पर क्वारंटाइन में रहना पड़ता था। तो जब कितने ना हुआ कि भाई लुका के भाग गया, एकदम से और दिया हमको बचा लेगा, और दिया सौसे के जना दिया, कितने कांवर मर्दाना बिना क्या है कि वहां के बिना वहां के पहुंच गया, यहाँ पर उनको पकड़वा के वहां भिजवा दिया। ऐसा तो बीमारी था जी, मर्दाना में हार के नारा में मर्दाना का नहीं मिला है। यही था कोरोना बीमारी। पता चल गया कौन केकरा चाहता है, कौन केकरा नहीं चाहता है ना जी। ये हो गया। चलिए, विश्व का परमाणु अवधान 6 अगस्त 1945 को कहा, हिरोशिमा बाबू, कौन बम गिराएगा, लिटिल। और दूसरा बाबू 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, हैटबर्ग। ये दोनों जगह कहाँ है, जापान में। ये कौन गिराया, अमेरिका में, है ना। अमेरिका का जो बम बनाया था उसको हेनरी ट्रूमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेनरी ट्रूमैन। आगे आते हैं, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का हुआ 26 सितंबर 1986 को। ये चेरनोबिल कहाँ, यूक्रेन में, पहले कहाँ था, सोवियत संघ में। अगला हो, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना कब हुआ, 11, मतलब ये तो आसान हो गया, 11/11, ये कहाँ है, जापान में। और इंडिया में कब हुआ, भोपाल गैस त्रासदी, 3 दिसंबर 1984 को, है बाबू। और यहाँ पर कौची का फैक्ट्री था, यूनियन कार्बाइड का, क्या निकला, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपका ये भी हो गया बाबू। अब आते हैं ई वेस्ट, क्या आते हैं, ई वेस्ट। देखिए, जहां भी ई लगा रहेगा ना, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे बताते हैं, जैसे आज ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट का प्रयोग कर कॉमर्स करेंगे तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो यहाँ पर ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये बाबू रेडियो है, मोबाइल है ना, मोबाइल हो गया, ये सब जो चीज हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अभी खराब हो गया, इसको कहीं बिकेंगे। अब देखिए, अगर इसको सही तरीका से निपटान किया जाए, निपटान मतलब कि सही तरीका से अगर इसको कहीं भेजा फेंका जाए, तो यह बाबू हानि नहीं पहुंचाएगा, यह हानि नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन अगर सही तरीके से निपटान नहीं करेंगे तो ये कहीं जाएगा तो इससे क्या होता है, गैस रिलीज होता है, सड़ेगा लेगा बहुत, तो क्या होगा, गैस। अब जब गैस रिलीज होगा तो वहां गैस बाहर आएगा तो आपको हानि पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। तो इसका निपटान करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, निपटान करना वो बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है ना। तब समझना यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, ये सब जो होता है ना, मोबाइल हो गया, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। अब समझना क्या है, कई बार क्या है, अमीर देश में यह इल्जाम लगता है कि अपने देश में मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया। आप मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद क्या करता है, बाबू मोबाइल को आप रखिए नीचे, आप पूरा पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फालतू में फोकस देखिए। यहाँ आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई कीजिए। आपको वीडियो चाहिए जकरा जकरा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में बता रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब है ना, उस सबका बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। इसका अगर निपटान किया जाए तो खराब बाबू नहीं है, निपटान नहीं किया जाए तो खराब है। आज का तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही बेस्ट है, इससे हम तो क्या करें बाबू, कि पैदा क्या करें, बिजली भी क्या करें, बिजली पैदा करें। और एक और चीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को निकालने में सबसे आगे कौन है, महाराष्ट्र। कौन बाबू, महाराष्ट्र। सबसे आगे कौन हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया। और शहर कौन हो गया, मुंबई। ये हो गया महाराष्ट्र बाबू, असम कौन हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या करें, एनर्जी पैदा कर रहे हैं। अच्छा, पहले ही से एनर्जी पैदा हो रहा था, नहीं। तो जो हाल फिलहाल में पैदा हो रहा है, कन्वेंशनल बना कि नॉन कन्वेंशनल, ये हो गया नॉन कन्वेंशनल, अपरंपरागत। क्या हो गया, अपरंपरागत। अच्छा, कचरा तो कभी समाप्त होगा नहीं, कचरा जब कभी समाप्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमेशा रहेगा, तो इसको दोबारा बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नवीकरणीय। क्या होते हैं, नवीकरणीय। अच्छा, कुछ देर पहले क्या बता रहे थे, ये क्या होता है कि अमीर देश के ऊपर इल्जाम क्या लगता है कि अपना है कि मोबाइल तोबाइल है, यूज किया बढ़िया से, और उसके बाद क्या हो गया, जब खराब हो गया ना, तो ये तो कर लिया, अब आपके यहाँ सेकंड हैंड में क्या करेगा, बेच देगा। तो खरीदे कौन, गरीब देश बाबू। एप्पल का मोबाइल है वो क्या 1.5 लाख में मिल रहा है, आपको औकात नहीं है, लेकिन आपको भी मन करता है कि तनी हम एप्पल का मोबाइल ऐसे करके लेके चलेंगे, ऐसे डाल के, ये पूरा ढूक गया अंदर, तो ये ऐसे करके ऐसे रखेगा, नीचे कुछ रख देगा, यहाँ दिखाएगा ऐसे करके, देखो एप्पल का मोबाइल, देखते ना। अभी शौक है, मिल नहीं रहा, तो सेकंड हैंड लोगे कि नहीं लोगे, अब यूज करके दे दिया। तो कहने का मतलब है कि वो तो चलेगा आपके यहाँ, ये नहीं, लास्ट में क्या करो, दियोगे। तो मतलब कचरा सारा कहाँ, आपके यहाँ हो गया ना जी। सबसे अच्छा यहाँ पर समझना होगा, समझिए क्या होता है ना, कि आपका हित नतन क्या है ना, कि वो थोड़ा थोड़ा अमीर टाइप होता है, और आप थोड़ा सा क्या है, गरीब टाइप है। तो हितों तो क्या करेगा ना, कि अपन बेटा बेटी का कपड़ा जो खराब हो गया वो 100 से आपको दे देगा, जाइएगा ना तो झोला भर भर के दे देगा। मैंने खड़खाए में कि तो हम बड़ी जब मान रहे हैं कि अपना देख रहे हैं, मन तो कपड़ा दे रहे हैं कि लोग, जब इतना खड़खाइया कर रहा है तो वो नया खरीद के दे दो ना जी। जितना खराब कर रहा है ना, जितना गंद का ना, खराब है धंधा, तेरा कोई पे नहीं सकता है। क्या आपके साथ हुआ है क्या, ना ना, हुआ है, हुआ है। देखिए आपके डायरेक्टर साहब के साथ हो चुका है, किसी के साथ हो सकता है यार। तो देखिए, अच्छा वो इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, जब इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपके यहाँ तो कचरा बन गया ना जी। अब समस्या जानते क्या जगह, उसको निपटान कहाँ करें, उसको कहाँ खपाएं बाबू। तभी कई बार वही कीजिएगा, आपसे भी कोई गरीब होगा, हाँ, नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, उसको व्यवस्था के निहाल से के इस्तेमाल कीजिएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक में समझ में क्या हो क्या है, माने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो खराब चीज होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सब क्या गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में है ना। ऐसे बाबू क्या है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में निकलता है, और मुंबई शहर में। अमीर देश पर क्या इल्जाम लगता है, समझ में आ गया, है ना। अच्छा, ये बेस से आज के दिन क्या एनर्जी भी पैदा करते हैं, एक कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल, अपरंपरागत, ये भी क्वेश्चन आ गया। नवीकरणीय है, क्या नवीकरणीय है, नवीकरणीय। तो आपको ये समझ में आ गया, आगे आते हैं बाबू। अब आते हैं सॉलिड वेस्ट, क्या वो, ये नाम है सॉलिड वेस्ट, लेकिन इसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी, गैस। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है ना, वहां से जो हम बोल सकते हैं कि जो अवशेष निकल रहा है वो क्या क्या, सॉलिड वेस्ट। आप ध्यान रखना, हम जो घर में छिलका उलका बिकते हैं ना, वो सॉलिड वेस्ट में नहीं आता है। घर में जो छिलका उलका बिकते हैं वो सॉलिड वेस्ट में नहीं आता है। अब बाकी जो भी हो गया है ना, वो क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया। कंपनी से कुछ निकल रहा है वो सब क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट में आ जाता है, सुने। अब देखिए क्या है, सॉलिड वेस्ट में पूछा क्या सिर्फ सॉलिड होता है, नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है, समझ में। देखिए क्या है,
कि हमारे यहाँ जो भी पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, जो भी सब वेस्ट मटेरियल है, इसको निपटान करने की क्या है समस्या है। तो इसको निपटान करने का तरीका से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पायरोनोसिस के बारे में, तो आप लोग का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारे यहाँ कचरा पूरा है, कचरा को निपटान करने का अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक से क्या एनर्जी पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से एनर्जी पैदा कर रहे हैं। अब पहले समझते हैं कचरा को निपटान कैसे किया जाता है। तो कापचा क्या बोलते हैं, नहीं हो गया, चंदू के चाची ने चांदी के चम्मच से बोलने में नहीं गवा जाता है, और उसी क्या हो गया, गवा गया। तो यह इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एनर्जी क्या हो रहा है, कमी है, इसलिए एनर्जी लीजिए, है ना जी। ग्लूकोज की जरूरी है जी। हम जानते हो बाबू, 2009 में क्या हुआ था कि नेवी का हमारा रिजल्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन कहते हैं जब दौड़ होने के लिए हुआ ना, एकदम घोर घोर के पी रहा, हमको पता नहीं कौन चीज पी रहा, हमको पता नहीं था। तेरे को पूछे कौन चीज है, तो क्या एनर्जी आता है दीजिएगा, लेकिन ना हम ऐसे एनर्जी ठीक है, आपका होगा नहीं किया दौड़ नहीं निकला, आग भी नाती है कि गर्दा मचा दिए, समझिएगा। जब फालतू के फेर मत रहिए देखिए, कचरा को निपटान करने का तरीका, कचरा कहीं से भी आ रहा होगा, कचरा को कहीं से सब मिला दीजिए, घर को सब मिला दीजिए, प्लास्टिक व्लास्टिक जो है ना सब मिला दीजिए। अभी देखते हैं क्या होता है, जब हमारे यहाँ आता है ना गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, तो कचरा वाला क्या बोलता है कि आप अलग अलग सॉलिड को अलग कर दीजिए, लिक्विड को अलग कर दीजिए, मैंने चावल दाल को अलग कर दीजिए। लेकिन हम लोग करते हैं जी, हम लोग एक में डाल देते हैं। अब तो गांव में मिल रहा है जी, दो को बाल्टी, एक बाल्टी में डालिए कौन चीज, एक बाल्टी में, हाँ। लेकिन आदमी का जानते हैं कि बाथरूम में रख दे रहा है, रख दे रहा है ना चलिए चलिए, कचरा निपटान का तरीका, निपटान का तरीका। पहले तो क्या है ना, एक होता ओपन डम, क्या हो गया, ओपन डम, हम समझा देते हैं बाबू। और अगला क्या हो गया बाबू, सैनिटरी पैड। और अगला क्या हो गया, इनसाइनरेशन, क्या हो गया, इन, और फिर हो गया पायरोलिसिस हो गया, अब फिर हो गया बायो रिमेडिकेशन, बायो रिमेडिकेशन। इसमें बताएंगे बाबू कंपोस्टिंग, क्या बताएंगे, कंपोस्टिंग बताएंगे, और वर्मी कल्चर बताएंगे, क्या बताएंगे, वर्मी कल्चर समझाते हैं बाबू। पहले समझिए क्या है, सिंपल भाषा में, आपके यहाँ ट्रैक्टर आया, भगा के कचरा लिया, आज जाकर एक फील्ड में छोड़ दिया, फील्ड ऐसे ही। अभी पटना से फील्ड जाइएगा ना, तो देखिएगा पटना से पूर्व साइड में बुधा पार्क के बगल में पूरा कचरा ही डाला जा रहा है। तो ओपन बाबू क्या किया जाकर खुला मैदान में छोड़ दिए, उसके बाद ओपन डंप, डंप मतलब गिरा देना, खुला में क्या करना, कचरा को छोड़ देना, ओपन डंप। लेकिन उससे दिक्कत क्या है ना, कि महकता बहुत ज्यादा है, कई तरह के लगातार डाल रहे तो बहुत सारा गैस भी निकलता है, अब बहुत धुआं भी निकलता है जी। देखिएगा जहां पूरा है ना रस चुएगा दम, पूरा दम, है ना। अब महकता बड़ा खतरनाक है, एरिया में जाओगे ना तो बड़ा खतरनाक है, एकदम ऐसे करके जा पड़ता है। तो ये हो गया ओपन डंप, क्या हो गया, ओपन डंप, समझ में गई? अब क्या हो गया, ओपन डंप के बाद क्या गया, लैंडफिल, क्या गया, लैंडफिल, लैंडफिल आ गया। एक क्या हो गया कि आप खुला में डाल दो, उसे क्या बोलते हैं, ओपन डंप। क्वेश्चन आएगा, कचरा खुला में डाल देने क्या बोलते हैं, ओपन डंप। अगला तरीका क्या हो, लैंडफिल, जमीन खोदिए और उसको डालिए, फाड़ दीजिए, क्या हो गया, लैंड फिल हो गया। लेकिन अगर मान ली कचरा को जमीन खोद करके और उसमें भर दीजिएगा, तो प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर से क्या होगा बाबू कि लिक्विड बैग के रूप में निकलेगा, कचरा बैग निकले तो जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा तो जल को प्रदूषित करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां से आ जाएगा जल प्रदूषण, तो दिक्कत वाली बात है। तो मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसके अंदर प्लास्टिक लगा देंगे, उसको बोलते हैं सैनिटरी, क्या होता है, सैनिटरी, सैनिटरी लैंड, क्या होता है, सैनिटरी लैंडफिल, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया, ओपन डंप का मतलब खुला मैदान में छोड़ दीजिए, लैंडफिल मतलब कि जमीन खोदिए उसमें डाल दीजिए। आज सैनिटरी मतलब क्या होता है बाबू, इसको क्या कीजिए, प्लास्टिक डाल दीजिए और उसके बाद बाबू कचरा डाल दिया, फिर भर दीजिए, लैंडफिल हो गया। अब इस सब से भी दिक्कत हो रहा है, इस सब से भी क्या होता है, क्योंकि प्लास्टिक का तो भाई महंगा आएगा ना जी, प्लास्टिक क्या आएगा, महंगा आएगा। तब क्या किया, कचरा उगा कीजिए, गर्म कीजिए बाबू एकदम भट्टी में, आप भट्टी में फेंक दीजिए। इनसाइनरेशन प्लांट, मतलब इनसाइनरेशन प्लांट का मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कचरा को जला रहे हैं,
जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो वायु प्रदूषण करेगा, तो ये भी दिक्कत है। तब क्या हुआ कि एक अगला तरीका है पायरोलिसिस, और ये क्वेश्चन बाबू यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई चीज को जलाने का प्रयास करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या होता है, पायरोलिसिस में क्वेश्चन पूछेगा कि जब कचरा को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बोलते हैं, है ना, ये सब हो गया। अब आते हैं बाबू क्या है, ये तो क्या हो गया कि बाबू अलग अलग तरीके से करें, आदमी कर रहा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कोई ऐसा जीव हो, क्या हो, कोई ऐसा जीव हो, रुक जाइए बाबू, हम चाहते हैं कुछ जीव क्या करे, कचरा को खत्म कर दे, कोई जीव ही क्या करे, कचरा को खत्म कर दे। तो इसको बोलते हैं बायो रीमेडिकेशन। मतलब कि जब कचरा को क्या करते हैं कि हम बाबू बायोलॉजिकल चीज का, बायो मतलब जीव होता है, किसी जीव का इस्तेमाल कर रहे हैं और कचरा को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बोलते हैं बायो रीमेडिकेशन। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या होगा ना, कि यह सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थ को ही तोड़ सकता है, ये प्लास्टिक को तोड़ेगा जी, प्लास्टिक को नहीं तोड़ेगा। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि यह सिर्फ क्या करेगा, वो कार्बनिक पदार्थ, या बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो समय के साथ नष्ट हो जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल, इसी को ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं, है ना। और जो समय के साथ नहीं नष्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल या इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं। देखिए कचरा की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, फालतू की बात करते हैं, समय के साथ नष्ट होगा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। और बाबू क्या घर एक कचरा की बात करते हैं भाई, वो क्या हो गया, बोल सकते हैं छिलका हो गया, नष्ट हो जाएगा जी, ये कपड़ा भी नष्ट हो जाएगा समय के साथ। अगर प्लास्टिक कपड़ा रहेगा तो नष्ट होगा, उर्फी जावेद का अलग अलग कपड़ा रहता है जी, वो नष्ट होगा, वो नष्ट बाबू नहीं होगा। वो तो क्या है, कल छुलवा पहले रहती है, एक बेचा कल छुले से लगा दिया कल चुन, लेकिन ये गजब है। बोलता है कि हम क्या है, देश के स्वतंत्र देश के नागरिक है ना जी, राइट टू ड्रेस, क्या है राइट, मतलब किसी भी तरह कपड़ा पहनने का अधिकार है। लेकिन देखिए, मतलब कि देखिए, अगर देखिए प्रदर्शन करने के लिए पहने तो कोई खराब नहीं है, क्योंकि उसका प्रोफेशन वही है। लेकिन बाबू पब्लिक पहले से पहनेंगे तब दिक्कत है। अब गांधी ने पता कल चूल्हा के पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर घर का चूल्हा लगा कर पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फोटो खिंचाने के लिए वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपके कहीं जाने से पब्लिक रोड सब होता है, और सब कल्चर सोचेगा भाई दिक्कत हो जाएगा, यहाँ बोलते हैं। तो बायो रिमेडिकेशन में क्या हो गया, एक हो गया कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है बाबू, किसी से गोबर वगैरह होता है ना, अब गोबर वगैरह क्या हो गया, राख वगैरह क्या हो गया, कंपोस्ट हो गया। तो यहाँ भी क्या होता है, अलग अलग जीव क्या करता है, उसको तोड़ता है, क्या करता है, तोड़ता है। अब आते हैं वर्मी कल्चर। जब केचुआ का इस्तेमाल करते हैं, क्या हो, केचुआ का, तो उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बाबू केचुआ पालन में क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। केचुआ को बोलते हैं किसान का साथी, केचुआ क्या बोलते हैं, किसान का साथी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हो गया। बिना ऑक्सीजन की कैसे चलेगा, देखिए बहुत तरह का प्रक्रिया होता है कि बिना ऑक्सीजन के चलाया जा सकता। देखिए आज में बोलते हैं ना कि जैसे पहले क्या था कि बच्चा अगर पैदा करना है तो एक महिला पुरुष चाहिए था, है ना। आजकल बिना महिला पुरुष के बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक ना, मतलब साय हो गया, केकरा यहाँ हो बता रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया ना, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हमारा जानने के और समझाने का लिमिटेशन है कि ना हर चीज हम आपको बता सकते हैं, ना हर चीज आपको समझा सकते हैं। हम उतना बता सकते हैं, समझा सकते हैं जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी स्पेशलिस्ट नहीं है। हम कचरा क्या होता है, कचरा निपटान और क्या है, स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है ना। पढ़े लिख देते हैं अलग चीज है, लेकिन हम लोग कचरा में क्या स्पेशलिस्ट नहीं है। तो चलिए, एक वो टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना तो अगर पूछो पूछित रहो, उससे विद्वान बन जाएगा, एग्जाम बाबू नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला आते हैं बाबू, आयल स्पिल और आयल जेप। क्या बोले, आयल स्पिल और आयल जेपर, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, आयल स्पिल और आयल जेपर। स्पिल मतलब होता है लीकेज करना, क्या हो, लीकेज करना। जैसे कि क्या होता है कि मान लेते हो क्या कि आपको इंडिया में पेट्रोलियम में तेल मंगवाना है, तो यहां से पेट्रोलियम और तेल अगर हम मंगवा रहे हैं, इस तरह से मंगवा रहे हैं, तब यहाँ हुआ क्या बाबू कि जो जहाज जा रहा है पानी करके, जहाज में कहीं क्या हो गया, छेद हो गया, तो वहां लिक्विड निकल जाएगा जी, पेट्रोलियम निकल जाएगा। अच्छा पेट्रोलियम वगैरह क्या हल्का होगा, तेल वगैरह क्या होता है, हल्का होता है। देखना क्या होता है, कड़ुआ तेल जो होता है ना जी, सरसों का तेल,
पानी में डालना छतला जाता है। देखते हैं मुर्गा पे अगर एकदम ऊपर छतला रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हल्का अगर रहेगा तो बाबू क्या ऊपर तैरने लगेगा, है ना। आप समझे, ऊपर अगर तैरेगा क्या करेगा यहाँ पर बाबू, हाँ, और यहाँ ऊपर अगर तैरेगा, नीचे बाबू क्या है कि सूर्य की रोशनी जा पाएगा। जब सूर्य की रोशनी नीचे नहीं जा पाएगा तो नीचे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा। तो जब प्रकाश से नहीं हो पाएगा तो नीचे वाला को भोजन मिल पाएगा नहीं, ऑक्सीजन की कमी होगा तो वो मरेगा। ये अच्छा है खराब है। तब क्या है कि इसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप खत्म करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाएंगे तो जल्दी इसको अवशोषित नहीं किया जा सकता है। तब क्या किया गया, एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया, और बैक्टीरिया को क्या बोलती है, आयल जैपर। ये आयल जैपर क्या है, बैक्टीरिया का समूह है। आयल जैपर क्या, उसको बिकर कहिए बाबू, उसको बिकर कहिए, जो चबा रहा है उसको बिकर कहिए। आयल जैपर क्या है, बैक्टीरिया क्या वो समूह है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, आयल को क्या करता है, खा जाता है। आयल को क्या करता है, खा जाता है। इसी को बोलते हैं आयल जैपर। आयल स्पिल क्या है, पानी में तेल के रिसाव को बोलते हैं आयल स्पिल बोलते हैं। और आयल जैपर क्या हो गया, बैक्टीरिया का समूह है, ठीक है ना, जो क्या करता है, आयल स्पिल को खत्म करता है। और बोल सकते हैं कि समुद्र क्या करता है, रक्षा करता है। तो आयल स्पिल भी हो गया बाबू। चलिए अब क्या बच गया बाबू, थर्मल पॉल्यूशन। क्या बच गया, देखिए प्रत्येक जो जीव जंतु होता है ना, एक निश्चित टेम्परेचर प्रेशर में रहता है। अगर मान लेते बाबू क्या है, हम लोग का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बॉडी बना हुआ है कि एग्जांपल के लिए कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 मैक्सिमम 50 तक सह सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हो गया 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाबू, तो हम जल जाएंगे ना जी। अब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम हो गया, तो वहां पर ठंडा से मर जाएंगे। तो मतलब प्रत्येक जीव जंतु एक निश्चित टेम्परेचर रेंज में रहता है। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीव जंतु समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब क्या है कि अगर पानी में, क्वेश्चन पहले बता उसके बाद बताएंगे, पानी की बात करते हैं तो पानी में देखिए थर्मल प्रश्न बाद में बताएंगे। दो चीज बच गया है कि ध्वनि प्रश्न में रेडॉन बच गया, वो है कि जल बला गया। देखिए पानी में बाबू अगर क्या है कि हम गर्म पानी को डाल देते हैं, पानी नॉर्मल है ना, गर्म पानी में डाल देते हैं, तो वहां के जीव जंतु क्या है, नॉर्मल पानी में रहने का आदि हो गया है, और वहां अचानक से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो नहीं लगता कि जंतु मर जाएगा। अब बाबू क्या है कि वहां टेम्परेचर कुछ भी होगा, अचानक से वहां पूरा ठंडा पानी डाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि अगर पानी में क्या करते हैं, कोई कंपनी से गर्म पानी डाल देते हैं, या पानी में वो क्या करते हैं कि उसको बहुत ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहां के रहने वाला जीव जंतु पर क्या असर पड़ेगा, घट जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है समझिए कि जो थर्मल चीज होता है, मतलब एनर्जी पैदा करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाबू जो कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने के बाद क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं और उसको भाप बनाते हैं, स्टीम। क्या बनता है, स्टीम। और स्टीम क्या होता है, टरबाइन पे गिरेगा, और टरबाइन क्या होगा, नचेगा, इधर अल्टरनेटर लगा रहेगा और उससे बिजली पैदा होता है ना। अब माने कि बाबू स्टीम क्या है, ठंडा हो जाएगा तो गर्म पानी बन जाएगा। अरे भाप हो गया एक तरह का स्टीम, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा पानी बन जाएगा, और ठंडा तो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ मान लिया कि बाबा स्टीम क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो फिर भी तो गर्म में रहेगा। अब वो गर्म पानी क्या करेगा, कहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं करना पड़ेगा छोड़ा, उसको पानी वाला नदी में, तालाब में कहीं छोड़ दिया, तो वहां जीव तो मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा। तो इसी को बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, थर्मल। तो इसके लिए जानते हैं क्या किया गया, बोला गया एक प्रक्रिया को जनरेशन, को जनरेशन, को जनरेशन मतलब एक जनरेशन मतलब क्या है कि बना रहे हैं कुछ। मान ली क्या हम कोयला को जलाकर, क्या वो कोयला को जला करके विद्युत बना रहे हैं, तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है जी, पानी गर्म हो रहा है, ये गर्म पानी का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए कर लेंगे, नहाने के लिए कर लिए, या कपड़ा धोने के लिए कर लिए, या कुछ और काम के लिए करिए। खास में जो ठंडा प्रदेश होता है वहां गर्म पानी की आवश्यकता होता है कुछ करने के लिए, हाथ धोने के लिए भी, तो वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बोलते हैं को जनरेशन। मतलब एक तो जनरेशन हो ही रहा है विद्युत, और साथ ही उसके साथ कुछ और जनरेशन होगा, उसे बोलते हैं को जनरेशन। मैंने इस्तेमाल किया गया पानी क्या करेंगे, दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। एक खास में जो ठंडा प्रदेश है ना, वहां पर काम बाबू कर सकता है प्रक्रिया। ये समझ में गया वो। एक बाबू ध्वनि प्रदूषण में क्या कर रेडाउन, समझ गए। मिट्टी से क्या होता है ना, क्या वो मिट्टी से क्या होता है कि अपने आप क्या होता है, रेडाउन गैस निकलते रहता है। मिट्टी से क्या होता है, अपने से क्या होता है, रेडाउन गैस निकलते रहता है, ठीक है ना। अब भूकंप जब आएगा तब भूकंप पे और धरती फटता है, तो रेडाउन गैस ज्यादा निकलेगा। और एक और चीज पूछना था, भूकंप आने के पहले कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाता है, रेडाउन। रेडाउन कहां से निकलता है, मिट्टी से। अब मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मिट्टी के अंदर क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी बोलते हैं, पीडोलॉजी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं उस सल्फर के बारे में, क्लियर बच गया। जैसे हमने क्या बोला, सल्फर निकलता कहां से? इस बताया कि सल्फर क्या करता है, वो सल्फर का ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ध्वनि का प्रसरण करता है और अम्ल वर्षा निकलवाता है, ये बता चुके हैं। तो सल्फर निकलता है, कोयला जलाएगा वहां से भी निकलेगा, क्या मिट्टी से भी सल्फर निकलता है। इसके अलावा क्या हो कि सल्फर क्या होता है, जब वो धरती के अंदर से भी निकलता है। जब भेलकोनी आता है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आता है, तो उस दौरान भी क्या होता है, सल्फर बाबू निकलता है। ठीक ना, मतलब बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी से भी सल्फर निकलता है। और बताते हैं, विश्व का एक संस्था है ग्रीन पीस, क्या नाम है? ग्रीन पीस। यह इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करता है। क्या करता है? काम। ग्रीन पीस क्या नाम है? ये ग्रीन पीस क्या बताता है कि विश्व में सबसे ज्यादा सल्फर भारत निकाला है। कौन निकाला? भारत। तो ग्रीन पीस के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सल्फर कौन निकलता है? कहां कहां से निकल रहा है? मिट्टी से निकल रहा है, ज्वालामुखी से निकल रहा है। और इसके अलावा कई सारा इंडस्ट्री वगैरह होता है ना, तो इंडस्ट्री से भी क्या होता है? सल्फर बाबू निकलता है। ये समझ में गई है ना? तो मोटी मोटी क्या किया बाबू, क्या है, पॉल्यूशन बताने का प्रयास किए कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव, ई वेस्ट, सॉलिड, और क्या हो गया, थर्मल। इसके अलावा क्या हो गया, और कितना समय बच रहा है अभी? समय है बहुत, रेला भी समय बचा हुआ था, इतना मतलब बहुत हो जाएगा। आप देखिए क्या है, कुछ कुछ धातु है बाबू ना, वो धातु से क्या होता है, बीमारी होता है। और यहां से बाबू बिहार लगा में क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई कोई धातु है, धातु के अधिकता से क्या होता है, बीमारी होता है। तो एक तरफ क्या हो, धातु, क्या हो गया, धातु, जिसको मेटल बोलते हैं। एक तरफ क्या हो गया, बीमारी। और एक और चीज बताते हैं, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो हम बताएंगे, इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन से कौन बीमारी होता है, या कोई विषाणु से कौन बीमारी होता है, या कोई धातु से कौन बीमारी होता है। तो यहाँ पर बताने वाले क्या, धातु से। और बायोलॉजी में क्या बताएंगे, अलग अलग चीज से कौन बीमारी बाबू होता है। विटामिन ए कमी से कुछ होता है, विटामिन बी कमी से कुछ होता है, सब क्वेश्चन पूछ रहा। तो पहले बाबू क्या, धातु। धातु में बाबू पहला क्या, मरकरी। मरकरी से कौन होता है, मिनी माता। मां से मरकरी और मां से मिनी माता हो गया। अब मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा। माने पारा की अधिकता से कौन बीमारी होता है, मिनी माता होता है। अगला वो क्या है, कैडमियम। कैडमियम से क्या होता है, इटाइटा। इटाई इटाई, ये खटाई खटाई होता है ना जी, तो खटाई काट के खाते हैं, तो इटाई इटाई खटाई काट काट के खा रहे हैं, तो काट के कैडमियम हो गया। ये याद करने का तरीका था। मां से मरकरी, मां से मिनी माता। इटाई इटाई हो गया खटाई, तो खटाई क्या, कैडमियम। खटाई क्या हो गया, कैडमियम। अच्छा, इसके अलावा क्या हो गया वो, शीशा वाला तो जनरली पूछता नहीं है ना। अगला क्या हो, नाइट्रेट। क्या हो गया, नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या हो गया, नाइट्रेट या नाइट्रोजन बाबू। इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, कलर जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, ब्लू ब्लू टाइप हो जाता है। मतलब क्या बोले, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके अलावा क्या होता है वो, आर्सेनिक से क्या होता है, आर्सेनिक से होगा ब्लैक फुट। क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज। और एक और बच गया बाबू, फ्लोराइड। फ्लोराइड बाबू ना, ये क्या होता है, दांत वगैरह क्षय होता है, दांत एवं हड्डी का क्षय, हड्डी का क्षय। सुनिए क्या बोले, ज्यादातर क्वेश्चन क्या, इस सेम क्वेश्चन वो 2 बार दरोगा में पूछा चुका है। सेम क्वेश्चन 2 बार दरोगा में पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं कि मरकरी की अधिकता से या मरकरी से कौन सा रोग होता है, मां से मरकरी, मां से मिनी माता। इसी को बोलते हैं, मरकरी को पारा बोलते हैं। फिर क्या बोले, कैडमियम। क्या बोले, कैडमियम। कैडमियम से होता है टाई टाई, खटाई खटाई काटो खाओ, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आते हो क्या, आर्सेनिक, ब्लैक फूड डिजीज। पानी में अगर आर्सेनिक अधिक हो जाएगा ना, तो वहां अगर पीछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लैक फूड डिजीज। आप फ्लोराइड की बात करते हैं, तो दांत और हड्डी क्या होता है, क्षय होता है। क्षय मतलब वो क्या होता है, फूटने लगता है, झरेगा। क्या होगा, झरेगा। ये किसके पुराण, एक प्रचार बोलता है ना,
क्या आपके तो उसमें नमक है क्या? क्या होता है, नमक है क्या, देखा होता है। अच्छा ठीक है। बेसिकली होता है क्या ना, तो जो हम लोग कॉलगेट मैंने इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फ्लोरीन डाला जाता है। अब थोड़ा सा क्या हो सकता है, इससे बाबू आयोडीन का आपका शरीर क्या हो सकता है, लेकिन का मतलब क्या आयोडीन ही खा रहे हैं। आयोडीन की कमी से गलकंड रोग होता है, घेंगान रोग, यहाँ देखते हो जाता है ना, फूल जाता है गलकंड या घेंगान रोग। लेकिन ज्यादा खाएगा तो भी दिक्कत है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई चीज को बैलेंस में कीजिएगा तभी ठीक है। पढ़ना ठीक है, लेकिन बहुत दिन पकड़ा सब पढ़ ही रहे हैं, जख्म देखो घर किताबें के बाद चलो वो खराब है ना। लाइफ में बैलेंस करके बहुत अच्छा, मतलब लाइफ में बैलेंस करके चलेंगे तभी अच्छा कर सकते हैं। एक जानते हैं कंसेप्ट, जानते हैं मिडिल पाथ किनका, महात्मा बुद्ध का, मध्यम मार्ग अपनाइए। लेकिन साथ ही मध्यम मार्ग अपनाने का मतलब है कि एक साथ सब कर रहे हैं, मतलब प्राथमिकता लाइफ में दीजिए। अभी स्टूडेंट है तो मेन हो गया पढ़ाई, अब बाकी अगर साथ अगर कुछ हो जा रहा है तो ठीक है ना? अगर नहीं हो रहा तो हो गया, पीछे मत चलो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जाके रोज शादी में जाके नागिन डांस कर रहे हैं, दिक्कत वाली बात है। आप लोग कुछ और सोच रहे थे है ना? ये समझ में आया बाबू? चलिए अब देख लेते हैं ये चैप्टर से कुछ और बच गया क्या। देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बता चुके हैं बाबू। कौन कौन, चेरनोबिल फुकुशिमा बता चुके हैं। देखिए अच्छा देखिए, जो हम लेड या शीशा के बारे में बता रहे थे बाबू, ये पेट्रोल डीजल वगैरह जलाते हैं ना, तो वहां से क्या निकलता है आपका, शीशा वगैरह निकलता है। पेंट वगैरह तो वहां से भी क्या निकलता है, शीशा वगैरह निकलता है। और यह कैंसर जैसा बीमारी पैदा कर सकता है। और लेड सकता है, लेट से ज्यादा बच्चा को क्या हूँ, बच्चा का। एक और छूट गया, इंडोर पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन। ये जितना बता रहा सब आउटडोर पोल्यूशन, क्या वो आउटडोर। एक आते हैं इंडोर और वो आउटडोर। इंडोर पोल्यूशन और प्लस क्या हो गया आउटडोर। डोर मतलब दरवाजा, दरवाजा के अंदर पोल्यूशन इंडोर पोल्यूशन। हमारे घर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंडोर पोल्यूशन, और जो बाहर होता है उसको कहते हैं आउटडोर। अच्छा घर के अंदर अगर पोल्यूशन होगा तो इससे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, पापा की मम्मी, मम्मी और बाल बच्चा। मतलब महिलाएं और बाल बच्चा क्या होता है, इंडोर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। देश का भविष्य क्या प्रचलन में जी रहा है जी, दिक्कत वाली बात है ना। अरे बाप तो भविष्य करना सब करिए लिया यार, है ना। अब बचिए कौन, बाले बचा ना जी, तो देश के भविष्य कुछ नहीं करेगा, दिक्कत वाली बात है। देखिए यहाँ पर हो क्या एक्चुअली में समझिएगा। पहले बाबू क्या था ना, एक घर बनता था ना, पड़का चुके अगना बनल है। माने पहले जब तक अगना होता, आजकल होता तो बड़ा घर नहीं होता लोग के। पहले बाबू क्या कि 5 कट्ठा में घर बना हुआ है, अब 2 कट्ठा में अगना है। अब चारों तरफ से क्या रूम है, अब अगना में खाना बन रहा है। अब नीचे से रेडोन निकल रहा है, तो रेडोन बाबू ऊपर चला जाएगा निकल कर, है ना, धुआं और धुआं चला जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, ये तो किचन, ये तो चुप है। अरे आजकल देखा तो वही ना हो गया, उसके तुलना की जगह छोटा किचन है। अब वही में सब हो रहा है, अब धुआं वो सब चल रहा है, धुआं पूरा चल रहा है। अब धुआं हो रहा है, ठीक है, तो वहां से निकलेगा अलग अलग गैस निकलेगा बाबू, तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। तो ये हो गया आपका इंडोर पोल्यूशन, ज्यादा कौन प्रभावित होता है, हम। और एक और चीज देखिए, पहले जो घर होता था ना, तो उसमें खिड़की बहुत ज्यादा होगा, वेंटिलेशन है। आजकल एकदम पक्का प्लास्टर रहता है, खिड़की बहुत ही कम होता है। कारण कि एसी भी तो लगवाना है, एसी लगवाना तो इतना तो वही है कैसे, दिक्कत वाली बात है। अब मान लीजिए सगरों बंद करवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो बोल सकते हैं कि आजकल वेंटिलेशन का भी समस्या है। वेंटिलेशन मतलब होता ना कि निकलने वाला जगह, जैसे देखिए यहाँ पर जगह पड़वा दिए, काहे ला, ताकि यहाँ से गैस बाबू बाहर निकलता रहे, और प्लस लाइट वगैरह भी आता है, आपको ऑक्सीजन का पर्याप्त सप्लाई होता रहे, मतलब पता चले कि आपका लाश यहाँ से गया, है ना जी। तो ये आपको बता दिए बाबू, इंडोर आउटडोर। अगला देख लेते हैं कुछ और बाबू। अच्छा एक बताना रह गया क्या, अस्मो क्या हो गया, अस्मो, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, अस्मो क्या होता है। देखिए स्मोक दो चीज से मिलकर बनता है, एक फॉग है, एक स्मोक है। स्मोक मतलब धुआं हो गया। इसके अलावा क्या कि लिक्विड टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं फॉग, क्या होते हैं फॉग। देखिए
जब ज्यादा परसेंट होगा बाबू ना, तो ये क्या बनता है, कोहरा जानते हैं, कोहरा। ये समझिए कोहरा कहीं बात, किसकी बात करें, कोहरा कहीं बात करें कि कोहरा हो जाता है। अच्छा, जब कोहरा होता है तो दूर में दिखाई देता है, दूर के दिखाई देता है, मतलब क्या कि जो ऊपर से अगर सूर्य की प्रकाश आना चाहेगा तो आ पाएगा, जब आ नहीं पाएगा। जब स्मोक वहां से नहीं, स्मोक रहेगा तो सूर्य के प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो बोल सकते हैं बाबू कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर है, तो शरीर क्या करता है कि सूर्य से प्रकाश लेकर के विटामिन डी का निर्माण करता है। हम लोग बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, डी। लेकिन चलिए सही नहीं है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं होता है। हमारे शरीर क्या करता है, उसके हेल्प से विटामिन डी बना लेता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो बनाना है कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है। अब सूर्य के प्रकाश नहीं आएगा तो विटामिन डी ले पाइएगा नहीं। तो मतलब बोल सकते हैं कि स्मोक वगैरह बनेगा, या जो फॉग वगैरह बनेगा, तो कोहरा वगैरह बनेगा, तो कौन सा विटामिन की कमी हो जाएगा, तब विटामिन डी बाहर से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बाहर से करना पड़ेगा। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सियम। हाँ बोलिए क्या था, कोहरा बेसिकली क्या है, देखिए जैसे मान लेते क्या हो कि धुआं, क्या वो धुआं है, समझेगा। धुआं के साथ क्या नमी, क्या वो नमी है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि अगर गर्मी रहेगा तो गर्मी में क्या उड़ के बाबू क्या हो जाएगा, चला जाएगा, उड़ के क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर वो कैसे कैसे फंस गया, सुनिए, देखिए बाबू बता रहे क्या है कि अगर गर्मी रहेगा तो उड़ के क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर गर्मी नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो बिल्कुल एक जगह क्या होगा, इकट्ठा होगा। इकट्ठा होगा तब क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, वो जो गैस वगैरह क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ रहा, समझ आप, चलिए। और दूसरी बात क्या है, एक और चीज क्या है, दिल्ली जैसा शहर की बात करते हैं, वहां उस समय में क्या होता है वो ना, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो कई समय क्या होता है, खेती वगैरह काम होता है, उसको जलाते वगैरह, क्या करते हैं, जलाते वगैरह। तो वहां से भी बोल सकते हैं कि ज्यादा बनने का संभावना रहता है। दूसरी बात क्या है कि स्मॉग के बारे में क्या है, केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, तो कंपोजिशन पढ़ाएंगे, तो उसके बाद दोबारा फिर पढ़ाएंगे इसको बनने के लिए कौन कौन कंडीशन होना चाहिए। समझ आप, अभी क्या आपको बता दिए कि यहाँ पर विटामिन डी क्या करता है, कमी करता है। और एक और चीज, स्मोक बनने में क्या होता है, ओजोन जो होता है ना, ओजोन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया आपका पॉल्यूशन वाला, है ना। छौन बाबू बच गया, फ्लाई तो बता चुके बाबू, फ्लाई से बताए ना, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम का सिलिकेट पाया जाता है बाबू, एल्युमिनियम सिलिकेट वगैरह पाया जाता है। चलिए ठीक है, वाटर पुल से बता चुके हैं, कॉलरा, हैजा, टाइफाइड वगैरह बीमारी होता है बाबू। और कुछ बच गया, तो मोटा मोटी हो गया। कुछ बच जाएगा ना तो आपको नोट्स में क्या करेंगे, डाल देंगे। आप प्लस जो भी क्वेश्चन और छूट जाएगा उसको क्या करेंगे बाबू, आपको टेस्ट में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो तीनों जगह से कहीं छूटने की संभावना बाबू नहीं रहेगी। तो आज इतना ही रहने से बाबू, ठीक है सर। असाइनमेंट भेज दिया गया आपका ग्रुप में, भाई सब आप लोग को नहीं मिला असाइनमेंट, तो आप लोग पूरा एक बार ले लीजिएगा, कि जितना है उतने पे ले लीजिएगा। आधा तैयार है, लिखे में समय लगता है, ठीक ना। आधा तैयार, आधा का फोटो कॉपी करवा लीजिए फिलहाल, सोमवार को आप लोग को मिल जाएगा। अब बाकी ऑनलाइन अपना फोटो कॉपी करवा लीजिए, ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है बाबू।